और जो आपका फैट है उसके ऊपर भी कट कर दीजिए आप। जो फैट है उसके ऊपर भी आप कट कर दीजिए, है ना। तो कल हमने ये देखा था कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका जो टेस्ट है, उसकी जो राई है, सिर्फ आपके दांतों के बीच तक है। जैसे ही वो दांतों के बीच से नीचे की तरफ हल्का सा मूव करता है, तो वैसे ही आपकी बॉडी को ये नहीं पता होता कि आपने क्या खाया। आपने बर्गर खाया है, पिज्जा खाया है, मोमोज खाया है, जो आपकी बॉडी को कुछ नहीं पता, बट उसको इतना पता है कि जो भी आपने खाया है उसमें से मुझे फैट, प्रोटीन और शुगर को निकालना है। तो कल हमने बताया था कि प्रोटीन किस लिए होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं, मोस्टली मोस्टली जो हमारी बोन्स होती है, वो सब हमारे प्रोटीन से बनती है। फैट एक चर्बी होती है जिससे बॉडी के सेल्स और बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स, सबसे ज्यादा जो सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं वो फैट की वजह से बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनते हैं। और जो पेट्रोल जो कार्ब्स होता है हमारा, वो यूज होता है एज ए एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, उठ पा रहा हूँ, या मैं एक टाइम का खाना स्किप कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी बॉडी काम करती है, तो वो होता है आपका एनर्जी की वजह से, यानी कि कार्ब्स की वजह से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दो चीजें हमने आपसे बोला कि कट कर दीजिए, आपने वो जो दो चीजें हैं वो कट कर दी। तो अब एक चीज रह गई। वो क्या रहेगी आपकी? कार्ब्स, यानी कि शुगर। आपका शुगर रह गया आपका। अब आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए। प्रोटीन खाने से शुगर नहीं होता है। ये सिर्फ हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसी टॉपिक के और बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन खाने से शुगर नहीं होता है। तो प्रोटीन किस किस में होता है? तो जैसे आपका नॉनवेज में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो डायबिटीज कंडीशन में आप बड़े आराम से जो नॉनवेज है आप उसको खा सकते हैं। नॉनवेज खाने से आपका ना तो शुगर बढ़ता है और ना ही शुगर होने के चांसेस होते हैं। किससे? प्रोटीन से। तो प्रोटीन में आपका जैसे हो गया, कुछ दालें ऐसी आती हैं, और आपका हो गया अंडा, हो गया आपका नॉनवेज आइटम हो गए। तो इन सबको खाने से आपको शुगर जैसी बीमारी ना तो होती है, ना ही शुगर आपका बढ़ता है। ठीक है विजेता से क्लियर हुआ। अब आगे देखिए। दूसरा मैंने आपको लिखवाया फैट, है ना। तो रसोई में आपके मसाले होते हैं, लिख लीजिए आप। मसाले खाने से भी शुगर ना तो होता है, मसाले खाने से ना तो शुगर बढ़ता है। तो कल अगर आप ये पूछे, सर मैं हल्दी खाऊं ना खाऊं, गरम मसाला खाऊं ना खाऊं, धनिया पाउडर खाऊं ना खाऊं, तो आप बिंदास खा सकते हैं, क्योंकि इनके खाने से शुगर की बीमारी ना तो होती है और शुगर बीमारी ना ही बढ़ती है। आगे लिख लीजिए। घी और तेल, तो जितने भी फैट होते हैं आपका, जैसे चीज हो गया, आपका घी हो गया, आपका मक्खन हो गया, आपका कोई भी किसी तरह का भी तेल हो गया, इन सबको खाने से भी ना तो शुगर होता है और ना ही शुगर बढ़ता है। ना तो शुगर होता है और ना ही शुगर बढ़ता है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ? मुनीष जी, आनंद सर, वंदना मैम, शमा मैम, आरिफ सर, क्लियर हुआ? हाँ। तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि कल आपके मन में ये कंफ्यूजन ना रहे। वैसे तो अभी हम पूरी लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो ये चीजें हैं, अगर कोई आपसे बोलता है कि सर मैं रिफाइंड ऑयल खा सकता हूँ डायबिटीज के अंदर, यस आप खा सकते हैं। सर मैं पाम ऑयल खा सकता हूँ, सर मैं नारियल तेल खा सकता हूँ, सर मैं सरसों का तेल खा सकता हूँ। जो मर्जी तेल आप खाएं। तो उससे ऐसा नहीं है कि आप तेल तेल खाते रहोगे या घी ही खाते रहोगे तो आपको शुगर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो हमने ये देखा कि दो चीज ऐसी है जिनको खाने से शुगर नहीं होता है। अब रहेगी एक लास्ट चीज, और क्या है वो? शुगर, यानी कि आपका कार्ब्स। ठीक है। तो कार्ब्स के अंदर कुछ ऐसे आइटम आते हैं जिनको खाने से शुगर होता है। और आज क्लास तक एंड होते होते आपको ये पता लग जाएगा कि आपको शुगर होगा या नहीं होगा।
आपकी बच्चों को शुगर होगा या फिर नहीं होगा, आज सुबह से लेकर शाम तक आप जान के ये पहचान सकते हैं कि इन फ्यूचर में वो डायबिटीज के कितने करीब है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? आगे लिख लीजिए, आगे लिखिए। तो मेनली डायबिटीज के 3 टेस्ट होते हैं ताकि डायबिटीज हमें कंफर्म पता लग जाए कि डायबिटीज है या नहीं। पहला टेस्ट होता है आपका फास्टिंग। फास्टिंग में आपका होता है खाली पेट यानी कि भूखा, तकरीबन 10 से 12 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना होता है, फिर सुबह सुबह ये टेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं फास्टिंग। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है पीपी यानी कि पोस्ट पोंडियल। ये होता है तकरीबन खाना खाने के 2 घंटे बाद, खाना खाने के 2 घंटे बाद। एक टेस्ट होता है आपका रैंडम, जो कि 24 घंटे में आप जब मर्जी कर सकते हैं। और लास्ट जो टेस्ट होता है हमारा, जो कि बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसेमंद है, उसका नाम है HbA1c। HbA1c, HbA1c। ये जो टेस्ट होता है ये हर 3 महीने में एक बार होता है। और इसमें जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में आपके 3 महीनों का जो डायबिटीज है उसको परसेंटेज में बताया होता है। तो अब इनके रेंज लिख लीजिए, आप इनके रेंज लिख लीजिए। तो HbA1c की जो रेंज होती है, आपने ये टेस्ट कराया और अगर इसकी रेंज 5.7 से नीचे आती है, 5.7 से नीचे आती है, तो आपको डायबिटीज नहीं है, आप डायबिटीज फ्री है। ठीक है जी। बट अगर इसकी रेंज 5.8 से लेके 6.4 के बीच में आती है, तो आप अब है प्री डायबिटीज। यानी कि अभी आपको डायबिटीज पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि अब आपको डायबिटीज होने वाला है। इसे हम कहते हैं प्री डायबिटीज। और इसकी रेंज है 6.4 से नीचे। अगर आपकी जो रेंज है वो आती है 6.5 से ऊपर, अगर आपकी परसेंटेज आती है 6.5 से ऊपर, तो यस, अब आप डायबिटीज पेशेंट हैं। ठीक है, डायबिटीज। अब लिख लीजिए रैंडम की रीडिंग कितनी होती है, रैंडम ग्लूकोज। तो जब आप 24 घंटे में किसी भी टाइम जब इस टेस्ट को करते हैं और अगर आपकी रीडिंग आती है 200 से ऊपर, 200 से ऊपर, तो आपको शुगर है। 200 से नीचे आती है तो शुगर नहीं है। लेकिन ये जो टेस्ट है इतना भरोसेमंद नहीं है, इसमें एग्जैक्टली जो रीडिंग है वो पता नहीं चलती है। अब लिखिए फास्टिंग, जो सुबह खाली पेट होता है उसकी कितनी रीडिंग है। तो फास्टिंग की अगर जो रीडिंग आपकी 100 से नीचे नीचे आ रही है, 95 100 इसके आसपास आपकी आ रही है, तो आपको डायबिटीज नहीं है। वैसे 90 से ऊपर अगर रीडिंग आ रही है तो ये चिंता का एक भाव है और आपको थोड़ा सा घबराना चाहिए। लेकिन अब मान के चलते हैं कि 100 से नीचे अगर आपकी रीडिंग है, तो आप डायबिटीज नहीं है। अगर रीडिंग 100 से ऊपर चली जाती है, लाइक 110, तो आप आप प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर हैं। बट अगर ये रीडिंग 120 क्रॉस कर गई खाली पेट, तो आपको शुगर है। अब लिखिए पीपी, खाना खाने के 2 घंटे बाद। कभी भी ये जो टेस्ट है खाना खाने के 1 घंटे बाद ना करें, खाना खाने के 2 घंटे बाद ना करें। ये टेस्ट हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद ही करें, 2 घंटे बाद ही करें। क्योंकि इस 2 घंटे से पहले पहले आपकी जो पेंक्रियाज है काफी एक्टिव होता है, इंसुलिन का लेवल काफी हाई होता है, ग्लूकोज का लेवल भी हाई होता है, तो उसको कम करने में एटलीस्ट 2 घंटे हमें लग जाते हैं। अगर इसकी रीडिंग अगर इसकी रीडिंग वही 110 के आसपास आती है,
तो आपको शुगर नहीं है। अगर ये रीडिंग 100, 110, 120, 130 या 140 अगर आ जाती है तो आप प्री डायबिटिक है। बट अगर ये रीडिंग 140 को क्रॉस कर गई, वंदना मैम, अगर ये रीडिंग, क्षमा मैम, अगर ये रीडिंग 140 को क्रॉस कर गई तो फिर आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज पेशेंट है। तो ये जो दो टेस्ट शुरुआत के हैं ये आप घर पे कर सकते हैं, बाकी जो HbA1c जो टेस्ट होता है वो लैब में होता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली जानना है आपको शुगर है या नहीं है तो आप HbA1c टेस्ट ही कराएं। शुगर कितने तरह के होते हैं? शुगर दो तरह के होते हैं, कल हमने बात करी थी। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अब इनके आगे लिख लीजिए कि टाइप 1 डायबिटीज पूरी दुनिया में सिर्फ 10% लोगों को ही होता है, और इसको हम ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज पूरी दुनिया में 90% लोगों को होता है। टाइप 1 होता है 10% लोगों को, और टाइप 2 होता है 90% लोगों को। और टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि हम ये जो 90% जो लोग हैं इनको हम डायबिटीज से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। सो एक बार हम डायबिटीज की हिस्ट्री देखते हैं, एक बार कि डायबिटीज की हिस्ट्री कहाँ से शुरुआत हुई थी और इंसुलिन कहाँ से आया और एग्जैक्ट डायबिटीज हमें क्यों होता है, थोड़ा सा एक बार हम देखते हैं। सो सबसे पहले एक बार हम डायबिटीज की हिस्ट्री चेक करते हैं, है ना, कि जो डायबिटीज जो डिसीज है ये किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर आई थी। तो आज देखिए, तो सबसे पहले डायबिटीज का जो केस था आज से वो 3000 साल पहले आया था। तो तब लोगों को पता नहीं था कि ये डायबिटीज जैसी कोई बीमारी है ना। उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन उस समय कुछ ऐसे सिम्टम थे जो लोगों में अब देखने को मिलते थे, जैसे वो बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं और बार बार यूरिन करने जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं बट खाना खाने के बाद भी उनका जो वजन है वो कम हो रहा है और वो ज्यादा लंबा नहीं जी पा रहे हैं। तो ऐसे जो सिम्टम थे ये धीरे 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 पूरी दुनिया के अंदर फैलने स्टार्ट हो गए। तब इसका जो नाम था वो रखा गया था डायबिटीज। तब इसका जो नाम था वो रखा गया था डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या है कि आपने पानी पिया और आपने पानी को निकाल दिया यूरिन के जरिए से, इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इसका नाम डायबिटीज रखा था। बट 1675 के अंदर आ, इसका जो नाम था वो चेंज करा गया और इसका नाम रखा गया डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस इसका जो नाम था 1675 में इस वजह से रखा गया कि जो ऐसे पेशेंट थे जब वो यूरिन कर रहे थे तो उनके यूरिन के आसपास बहुत सारी जो चींटी थी जमा हो जाती थी। तो यानी कि उसमें मीठा था और मीठी की वजह से ही चींटियां जमा होती है, तो इस वजह से इसका नाम हमने चेंज करा और रखा डायबिटीज मेलाइटिस। और तब से लेके आज तक इसका जो नाम है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है जी। तब से इसका जो नाम है वो पूरा का पूरा ऐसे ही रखा गया। बट अब हमेशा अभी हम 1675 की बात करी, तकरीबन उससे अगले 120 साल के बाद, सोचिए कितना लंबा समय है। उससे 120 साल के बाद में एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने एक किताब लिखी और उन उस किताब के अंदर उन्होंने स्पेशली
ये मेंशन करा जॉन रॉलोसन ने कि अगर किसी को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं डायबिटीज के अंदर, और अगर वो नॉनवेज डाइट पे रहता है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1797 के अंदर जो किताब आई थी, उस किताब के अंदर ऑलरेडी डाइट के बारे में बताया था। जॉन रॉलो ने पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने डाइट के ऊपर बात करी थी उस टाइम पे, और वो थे मिस्टर जॉन रॉलो सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि क्या हुआ। तो अभी हम थे 1797 के अंदर, अब थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता है और हम पहुंच जाते हैं 1857 के अंदर, 1857 के अंदर। यहाँ पे जो मिस्टर क्लाउड सर थे, जो साइंटिस्ट थे, तो अभी हम 1797 थे, तकरीबन कितना हो गया, 60 साल। 60 साल बाद, 60 देखो कितना लंबा समय है। कहने के लिए तो हमने 60 बोल दिया, लेकिन कितना लंबा समय गुजरा होगा। 60 साल के बाद मिस्टर क्लाउड ने ये वाली बात कही कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है लिवर। लिवर, और वो जो लिवर है, वो ग्लूकोज को ज्यादा बनाता है, और उस ग्लूकोज की ज्यादा होने की वजह से हमें शुगर जैसी जो बीमारी है वो हो रही है। ठीक है, ये अभी रिसर्च चल रही है, ये अभी हम हिस्ट्री के अंदर है। अभी ऐसा नहीं कि कंफर्म हो गया, कंफर्म पता लग गया, नहीं। अभी हम ये हिस्ट्री के अंदर है, हिस्ट्री में चल रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए कि इसकी रिसर्च कैसे कैसे हुई थी। अभी हम 1857 के अंदर है। 1857 के अंदर हमें पता लग गया लिवर और आपके ग्लूकोज के बारे में। बट यहाँ पे मिस्टर मैरिंग सर थे जो रिसर्च कर रहे थे इसके ऊपर। और फर्स्ट 1889 के अंदर, 1889 के अंदर पहली बार पेंक्रियास का नाम आया। फर्स्ट, पहली बार इतिहास में पेंक्रियास का नाम आया। और इन्होंने ये कहा कि इस डायबिटीज के अंदर पेंक्रियास का रोल है। अब क्या रोल है, कितना रोल है, ये नहीं पता था, लेकिन इनको इतना पता लग गया था कि जो शुगर जैसी जो बीमारी हुई है, उसका जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं पेंक्रियास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आ 1900 1900 तक हमारे पास में कोई भी ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं था जिसके जरिए से हम ये पता कर सके कि आप सामने वाले को शुगर की बीमारी है या फिर नहीं है। ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होता था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, तो अभी हम पेंक्रियास तक पहुंच गए हैं। इतना हमें पता लग गया कि हाँ, पेंक्रियास में कुछ ऐसा होता है। अब आगे देखिए, 1916। 1916, ध्यान से देखिए, 1916 ये एक ऐसी डेट है जहां पे मिस्टर एडवर्ड सर, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार इतिहास में ये बात कही कि आपका बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है, वो एक केमिकल आपकी बॉडी के अंदर छोड़ता है, और उस केमिकल का नाम है इंसुलिन। और इस इंसुलिन की वजह से लोगों को शुगर की बीमारी हो रही है। तो सोचिए, 1675 के अंदर हमें पहली बार पता लगा नॉनवेज डाइट के बारे में, और 1675 से लेके सन 1916, तकरीबन 300 साल के बाद, 300 साल के बाद हमें ये पता लगा कि पेंक्रियाज एक इंसुलिन, एक केमिकल बनाती है, और उस केमिकल की वजह से हमें शुगर जैसी जो बीमारी है वो हो रही है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है अभी, है ना? आगे देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब डायबिटीज बॉडी के अंदर आता है, तो वो आपको पहले बोलता है, श्यामा मैम, नॉक नॉक मैं आ रहा हूँ, नॉक नॉक मैं आ रहा हूँ। चाहे वो आपका फैटी लिवर हो, चाहे वो किसी तरह का कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, है ना, चाहे कोई भी डिसीज हो, वो पहले आपको नॉक नॉक जरूर करती है। डायबिटीज के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं, बट आप बिजी शेड्यूल होने की वजह से कभी पेन किलर, कभी कोई थेरेपी, या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, जस्ट आप इसको इग्नोर करते हैं, और ये एक बड़ा रूप ले लेती है। तो पहला सिम्टम इसमें आपको देखने को क्या मिलता है कि आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपको बार बार भूख लगेगी, जल्दी जल्दी भूख लगेगी, पहला सिम्टम। दूसरा, आपको बार बार यूरिन आएगा।
तीसरा सिम्टम, आपको बहुत ज्यादा अब थकावट फील होना स्टार्ट हो जाएगी। अगला, बाय चांस आपके पैर पे, हाथ पे, बॉडी पे कहीं कोई चोट लग जाती है, तो वो जो चोट है वो जल्दी से नहीं भरेगी। अगला, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। अगला, आप ज्यादा खाना खाओगे बट आपका जो वजन है वो डाउन होगा। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो कि डायबिटीज कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि डायबिटीज आपका दरवाजा खटखटा रही है, आपको ये बताने की कोशिश कर रही है, दरवाजा खोलो मैं आ गई, दरवाजा खोलो मैं आ गई, बट आप किसी वजह से दरवाजा नहीं खोल पा रहे हैं। वो बाहर खड़ी हुई है और वो धीरे 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 उसको गुस्सा आता है, और जब वो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती वो दरवाजा तोड़ देती है, और फिर आपको शुगर जैसी बीमारी निकल के आती है। ठीक है। तो हम थे 1900 में। सन 1900 में हमें सिम्टम के बारे में तो पता लग गया था, लेकिन हमारे पास में कोई भी एक ऐसा मेडिकल टेस्ट अवेलेबल नहीं था जिसके जरिए से हम ये पता कर सके कि शुगर आपके खून में कितना है। तो 1900, सन 1900 से पहले पहले हमारे पास में कुछ ऐसे तरीके थे जिनको अपना के हम ये पता करते थे कि सामने वाले को शुगर की बीमारी है। लेकिन आपके खून में कितना शुगर है ये हमें पता नहीं लगता था। तो उसको जानने के लिए हम क्या करते थे, बहुत सारे कंट्री के अंदर राजा राजाओं ने, जो वहाँ का शासन था, उन्होंने क्या करा कि कुछ ऐसी स्पेशल जगह बना रखी थी कि जहाँ पे उनको यूरिन करवाया जाता था और चींटी को छोड़ दिया जाता था, बहुत सारी चींटी को छोड़ दिया जाता था। अगर उनके यूरिन के आसपास चींटियां जमा ज्यादा होती थी तो उस हिसाब से पता करा जाता था कि हाँ इनको डायबिटीज इतना है। दूसरा, कुछ लोगों को स्पेशली रखा जाता था यूरिन का टेस्ट करने के लिए, तो वो यूरिन का टेस्ट करते थे और वो ये बताते थे कि आपके यूरिन में कितना मीठा है, ये कितना मीठा लग रहा है। उस मीठे के लेवल के हिसाब से भी ये आइडिया लिया जाता था कि आपको शुगर है या फिर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे तरीके आप देखोगे इतिहास में जो कि हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से अपने उन्होंने आजमाए हैं। लेकिन 1913, सन 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए और इन्होंने इन्होंने लाइफ में पहली बार एक ऐसा टेस्ट बना दिया। उस टेस्ट के बनने के बाद में आपके खून में कितना शुगर है ये पता लगना आसान हो गया, और इनका नाम था मिस्टर इवर। तो इवर सन ने 1913 के अंदर ये कमाल कर दिया कि आपके खून में कितना शुगर है ये हमें पता लगना स्टार्ट हो गया। इस रिसर्च के आने के बाद में डायबिटीज की जो परिभाषा है वो पूरी दुनिया में चेंज हो गई। पूरी दुनिया में इसकी परिभाषा चेंज हो गई। आगे देखिए। तो अब अब हमें हमारे लिए बहुत आसान हो गया। फिर इसके बाद में ये ग्लूकोमीटर आ गए 1970 के आसपास। तो अब ग्लूकोमीटर इतने इजी हैं कि आपने पिंच करा, एक ड्रॉप आपने ब्लड लिया, आपने डाला और तुरंत आपके खून में कितनी शुगर है वो हमें मिनटों में, सेकंडों में पता लग जाती है कि इतना शुगर है आपके खून के अंदर। ठीक है। तो ग्लूकोमीटर आज आप यूज करते हैं, मैं ग्लूकोमीटर ही यूज करता हूँ, रैंडम या फिर फास्टिंग या पीपी जो ग्लूकोज है उसको चेक करने के लिए। अब लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो ये वाली आ गई है कि आपको इंसर्ट करना है एक बार अपनी बॉडी पे, और आप हर 10 मिनट के बाद में अपने शुगर की जो रीडिंग है वो नाप सकते हैं कि आपको कितना शुगर है। बट ये टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी सी महंगी है, लेकिन इन फ्यूचर में होप सो ये सस्ती हो जाएगी तो आम लोगों के लिए भी ये अवेलेबल हो पाएगी। ठीक है। अब आगे देखिए। सन 1920 के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, हिस्ट्री। सन 1920 के आसपास हमें ये तो पता लग गया था कि पेंक्रियाज एक केमिकल बनाता है, और उस केमिकल के अभाव में हमें शुगर जैसी जो बीमारी है वो हो जाती है। यानी कि जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ तक पहुंच गए थे कि आपकी बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है वो एक इंसुलिन
बनाता है। और जब उस इंसुलिन की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो शुगर जैसी जो बीमारी है वो हो जाती है। तो जब इतनी रिसर्च हो गई, रिसर्च होने के बाद में, तो पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट है ना, वो एक रेस में लग गए। और वो रेस थी इंसुलिन बनाने की, इंसुलिन का इंजेक्शन बनाने की। तो पूरी दुनिया में जो सबसे आगे थे उस रेस के अंदर, वो ये थे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन पे, देखिए। ये जो साइंटिस्ट है, मिस्टर बैंटिंग, मैक्लियोड, मिस्टर बेस्ट और मिस्टर कॉलेब, ये चार साइंटिस्ट थे जो कि मिलके इंसुलिन का इंजेक्शन तैयार कर रहे थे। और पूरी दुनिया में इनकी जो रिसर्च थी वो सबसे आगे थी। अब आगे देखिए। तो इन्होंने फाइनली इन्होंने फाइनली 1923 के अंदर 1923 के अंदर फाइनली इन्होंने इंसुलिन का इंजेक्शन बना दिया। समझ रहे हैं आरिफ सर? फाइनली अब हमारे हाथ में इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो बन के आ गया। और ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन था, ये इस बच्चे को दिया गया। और इनको जब शुगर था तो ये ऐसे दिखते थे पहले, जब इनको शुगर की बीमारी थी। बट इंसुलिन के इंजेक्शन जब इनको दिए तो इनकी कंडीशन इस तरह से इस तरह हो गई। और फाइनली क्या हुआ, हम जीत गए। यानी कि हमने क्या करा, डायबिटीज के ऊपर विजय हासिल कर ली। हमने फाइनली डायबिटीज का इलाज ढूंढ लिया, है ना। और इसी रिसर्च को लेके इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया 1923 के अंदर। तो कैसी लगी डायबिटीज की हिस्ट्री यहाँ तक? तो फाइनली पता लगा शुगर कैसे होता है। शुगर होता है आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी की वजह से, है ना। कितना अच्छा लग रहा है आरिफ सर? कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। इंसुलिन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में क्या होता है, क्षमा मैम, शुगर होता है। और जब इंसुलिन कमी आपकी बॉडी में होती है तो विजेता सर क्या दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, है ना। कितना प्यारा सा कॉन्सेप्ट, देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। शुगर है तो यानी कि इंसुलिन बॉडी में बन रहा है, आपको हम इंजेक्शन लगाएंगे, इंसुलिन इंसुलिन की पूर्ति आपकी बॉडी में हो जाएगी और आप एकदम शुगर से ठीक हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे, एकदम चंगे फिट। और आपका जो शुगर है वो ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, ना? कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि शुगर की बीमारी कैसे होती है। इंसुलिन की कमी से शुगर की बीमारी होती है और इंसुलिन के इंजेक्शन लगाओ और डायबिटीज को ठीक करो। जी आरिफ सर। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज होती है। बट कल तो डिस्कशन कर रहे थे हम कि इंसुलिन की एक्सेस की वजह से डायबिटीज होती है। हाँ, तो मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा था कि आपका हाथ उठे, आपका हाथ उठे, आपका हाथ उठे। मुझे पता था विरोधाभास सबसे पहले होता है। देखो आप, मैंने कल कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जी। लेकिन आरिफ सर अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम 1923 के अंदर है। अच्छा अच्छा। और अभी हम क्या टाइम चल रहा है, अभी 2025 चल रहा है। तो जी। अभी 100 साल बाकी हैं। हम्म। अभी 100 साल बाकी है, तो अभी इतिहास पूरा नहीं हुआ है। तो अभी पिक्चर का एंड विलन कोई और है। हम्म। तो होता ना शुरुआत में पिक्चर,
स्टार्ट हुई, लड़का लड़की की शादी हो गई, और फिर हम लगता है यार अब शादी हो गई तो अब क्या बचा, क्या शादी तो हो गई, अब बचा क्या, है ना। मोस्टली इंडियन फिल्म में क्या होता है, लड़का लड़की और उनकी लव स्टोरी, लेकिन 1 घंटे के अंदर उनकी लव स्टोरी पूरी हो जाए तो हम सोचते हैं भाई अब बचा क्या, शादी तो हो गया, अब बचा क्या। लेकिन पता चलता है फिर एक विलन आता है, फिर उसका वो पिछला आता है, कुछ ऐसा आता है, स्टोरी में अभी ट्विस्ट बाकी है। तो अभी 1923 चल रहा है, अभी पिक्चर बाकी है। तो अभी यहां तक 1923 तक, 1923 तक जो पढ़ाई की जाती थी आज भी वही पढ़ाई की जा रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आज की दुनिया के अंदर कि आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई, आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए और आप ठीक हो गए। और मोस्टली मोस्टली जितने भी मेडिसिन आज के टाइम पे अवेलेबल है, वो मेडिसिन, वो जो काम करने का जो तरीका है वो 1923 से पहले का है। तो आज जो भी आप मेटफॉर्मिन, ग्लिमडा, गैल्वस, जानुमेट, ये जितनी भी तरह की जो मेडिसिन आप खाते हैं, इनका पर्पस जैसे आप, ये जो सल्फा ड्रग्स जो होती है हमारी, सल्फा ड्रग्स सबसे ज्यादा डेंजर होती है डायबिटीज कंडीशन में, जिसके अंदर ग्लिमडा जो आता है 1 mg 2 mg और भी 3 4 मेडिसिन आती हैं, ये सीधा आपकी पेंक्रियास पे अटैक करती हैं। इसके अलावा जो सल्फा ड्रग्स है ये तो हमारे लिए बहुत, लेकिन जो हमारे पास में DLPP44 की जो ग्रुप की जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी सी हमारे लिए सेफ हो सकती है। रीजन, क्योंकि वो यूरिन के जरिए से शुगर को बॉडी से बाहर निकालती है, वो पेंक्रियास पे ज्यादा प्रेशर नहीं करती है। डायबिटीज के अंदर सल्फर ड्रग्स को रोकना थोड़ा सा हमारा काम होता है, बाकी टैबलेट से इतना साइड इफेक्ट नहीं होता जितना ज्यादा साइड इफेक्ट सल्फर ड्रग्स से होता है। तो 1923 तक इतिहास में ये रहा कि किसी को भी शुगर है, चाहे वो टाइप 1 है टाइप 2 है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको शुगर की बीमारी निकली और अब हम क्या करेंगे, हम आपको सीधा वो दवाई या फिर आपको इंजेक्शन हम लगाना स्टार्ट करेंगे, और हम बाहर से इंसुलिन आपको देंगे ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन पूरा हो जाए और आपको शुगर जैसी बीमारी से बाहर आप आ जाए, ठीक है। बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अब हम देखते हैं कि डायबिटीज कितना भयंकर रूप ले चुका है। ये देखिए, डायबिटीज की जो डिसीज थी, पहले बीमारी थी, वो सिर्फ पहले बड़े बूढ़ों में होती थी, बट अब ये बच्चों में भी हो रही है। तो आज के डेट में आप ये नहीं कह सकते कि आप छोटे हैं तो आपको शुगर जैसी बीमारी नहीं होगी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस वाले कि हाल के कुछ वर्षों में बच्चों में भी डायबिटीज का जोखिम बढ़ते हुए देखा जा रहा है। बच्चों को मुख्य रूप से टाइप 1 डायबिटीज का खतरा होता है। तो बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज का खतरा होता है, बट पर कुछ बच्चों को टाइप 2 का शिकार पाया जा रहा है कम उम्र में मधुमेह की समस्या। आगे देखिए। तो आरिफ सर यहाँ पे इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव है जो कि नारायण हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर है। और इनका स्टेटमेंट देखिए जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मैंने कल भी फोकस करा था, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे फोकस करिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई बीमारी नहीं है, बल्कि खराब लाइफस्टाइल का संकेत है। यह किसी को भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आगे चल के प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज बन जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, है ना, वही टाइप 1 डायबिटीज के मामले में ठीक इसका उल्टा है। देखिए उल्टा है, उल्टा उल्टा हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो देख रहे हैं दोनों में, ये टाइप 2 डायबिटीज के लिए कह रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज बनता है, बट उसका उल्टा टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो आपको टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो मैंने कल क्या कहा था कि जितने भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको टाइप डायबिटीज कैसे होता है सब पता है,
आपको नहीं बताया जा रहा, रीजन बिजनेस है। मेटफॉर्मिन का पत्ता 27 रुपये एमआरपी और 20 रुपए का धड़ल्ले से बिकता है, 500 mg। और सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट है इस मेडिसिन का। 1950 के अंदर जब ये मेडिसिन बन के तैयार हुई थी, तो उसको बहुत सारी कंट्री ने बैन कर दिया था। 1995 के अंदर अमेरिका ने इस मेडिसिन को दोबारा से अलाउ करा, और आज ये धड़ल्ले से बिकती है। इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर। जो भी पेशेंट आज मेटफॉर्मिन दवाई का इस्तेमाल कर रहा है अपने शुगर के अंदर, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होनी ही होनी है, ये कंफर्म है। उनको लैक्टिक एसिड उनकी बॉडी में बनेगा, और उनको मसल पेन की समस्या होनी ही होनी है, ये ज्यादा साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में होगा। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। वापस वापस चलते हैं इतिहास में, 1923 में चलते हैं वापस। सो 1923 तक विजेता सर, समा मैम, 1923 तक मुनेश सर, वंदना मैम, आनंद जी। सन 1923 तक एक डायबिटीज कैसे होता था? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता था। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं 1923, और अब एक्चुअल रीजन जानते हैं कि लोगों को टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो रहा है। तो यानी कि अब क्लाइमेक्स की तरफ चलते हैं। तो अभी तक हमने पिक्चर देखी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी, लेकिन अब विलन की एंट्री होती है। और विलन ये है जो कि आपके फोटो में दिख रहे हैं, देखिए ये। इनका नाम मिस्टर जेराल्ड रिवन है, और इन्होंने स्पेशली डायबिटीज के ऊपर बहुत रिसर्च करी है। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जो ये इंसुलिन की जो थ्योरी है ना, इसको मानने से मना कर दिया विजेता सर। इन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, सिर्फ इंसुलिन की कमी की वजह से आपको डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी का मतलब बाकी लोगों को मैं समझा देता हूँ। जैसे आपकी आंखें होती है, तो आपकी आंखें धीरे धीरे वीक होती है, आपको कम दिखाई देता है, तो इसका मतलब लोग क्या कहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, है ना। इसी तरह से आपकी बॉडी में जैसे दिल होता है, लिवर होता है, आपकी बॉडी में पेंक्रियाज एक ऑर्गन होता है, और वो पेंक्रियाज एक इंसुलिन, एक केमिकल बनाता है इंसुलिन नाम से। और ये इंसुलिन आपकी बॉडी में जो शुगर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि इंसुलिन की कमी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इनके फेवर में बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए, उन्होंने भी ये बात कही कि हम मान ही नहीं सकते कि इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज होता है। तो 1970-75 के आसपास शुगर को दो हिस्सों में बांटा गया। एक बांटा गया टाइप 1 डायबिटीज में, एक बांटा गया टाइप 2 डायबिटीज में। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, है ना। कोई काम कर रहे हैं तो प्लीज छोड़ दीजिएगा, नजरें और दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे बना कर रखिएगा। अब एक साइंटिस्टिक कम्युनिटी थी, उन्होंने बोला कि हम नहीं मानते कि इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर होता है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, वो दो हिस्सों में बढ़ गए। एक ने ये माना कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, और एक ने ये माना कि इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज नहीं होता है। तो इन दोनों लोगों ने मिलके ये डिसाइड करा कि अब से जिन लोगों को शुगर की बीमारी निकलेगी, हम ये पता लगाएंगे आरिफ सर कि इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन कितना बन रहा है। के बाद से जितने भी लोग डायबिटीज के पेशेंट बन रहे थे,
तो उनकी बॉडी में एक टेस्ट और किया जा रहा था, और वो था इंसुलिन उनकी बॉडी में कितना बन रहा है। और जब ये 15 साल 20 साल जब ये टेस्ट करे गए, और जब रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ा दिए। उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि जिनको हम इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे थे, ये सोच के कि उनकी बॉडी में इंसुलिन कम है, इंजेक्शन लगाओ, इंसुलिन पूरा हो जाएगा, शुगर की बीमारी कंट्रोल रहेगी। बट उनकी बॉडी में ऑलरेडी पहले से ही इंसुलिन ठीक है, ऑलरेडी उनकी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है पहले के मुकाबले। तो जब ये रिपोर्ट निकल निकल के आई ना विजेता सर, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। और फिर घूम फिर के सवाल वहीं पे आ गया कि शुगर, टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो रहा है। अभी तक तो हम ये मानते थे कि इंसुलिन की कमी की वजह से हमें शुगर की बीमारी होती है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में पूरी दुनिया में सवाल फिर खड़ा हो गया कि शुगर की बीमारी क्यों होती है। क्या क्लियर हो रहा है? तो हम जहां थे, हम दोबारा से फिर से वहीं आ गए घूम फिर के। अब ये देखिए, आप 5 मिनट थोड़ा सा मेरे साथ में बने रहिएगा, जहां पे मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि आपको शुगर क्यों हो रहा है, आपको टाइप 2 डायबिटीज क्यों हो रहा है, आपके बच्चों को होगा नहीं होगा, या आपको होगा या नहीं होगा। अभी आपको पता लग जाएगा शुगर की बीमारी आपको होगी या नहीं होगी, और शुगर दुनिया में इतना तेजी से क्यों फैल रहा है, वो अभी आपको पता लग जाएगा। ध्यान से सुनिए, 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा, मेरे साथ रहिएगा 5 मिनट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आरिफ सर, ये विकिपीडिया पे जेराल्ड रिवर नाम से पूरी डॉक्यूमेंट्री है, पूरे रिसर्च पेपर है, आप जाके पढ़िएगा। तो आपको पूरा इसके बारे में पता लग जाएगा आराम से। और डॉक्टर एक जोसेफ है, डॉक्टर जोसेफ, जिन्होंने सिर्फ पेंक्रियास पे काम ही करा है पूरी जिंदगी। आप उनके बारे में पढ़िएगा तो उन्होंने बहुत सारे ग्राफ्स दिए हैं पेंक्रियास को लेके, इंसुलिन को लेके। तो उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छी जो नॉलेज है वो मिल जाएगी। आगे देखिए। तो हमने बताया आपको दो तरह के शुगर होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, है ना? आगे देखिए। अब जो मैं आपको पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये पीडीएफ आपके पास में सेंड हो जाएगी। इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं जैसे मूली के पत्ते, सलाद के पत्ते, खीरा, तुरई, टिंडा, लौकी, है ना? स्पाइनच है, पॉइंट कार्ड है, मशरूम लीव्स है, मशरूम है, ड्रम स्टिक्स है, सहजन है, कलारी फ्लावर है। तो ये बहुत सारे आइटम है। इनका कलर देखिए आप, कलर, तो इनके कलर आप देखेंगे तो ये ग्रीन है, ग्रीन, है ना? और दूसरी तरफ पिक्चर देखिए आप, दूसरी तरफ पिक्चर देखिए, तो ऊपर ग्रीन है और नीचे आप देखेंगे तो नीचे क्या है, शकरकंदी, स्वीट कॉर्न, हरा केला, यम, आलू, अरबी, कटहल, सिंगाड़ा, कमल ककड़ी और भीस। आगे देखिए आप, थोड़ा सा आगे देखिए आप, अंजीर, चीकू, केला, बेल, खजूर। थोड़ा सा आगे देखिए आप, आगे देखिए आप, आपका चौलाई, ज्वार, बाजरा, ब्राउन चावल, आपका आटा, रागी, चावल, मक्के का आटा, गेहूं का आटा, और आपका राइस यानी कि आपके चावल। इनका कलर आप देख रहे हैं तो इनका कलर क्या है, इनका कलर रेड है। अभी बताऊंगा क्या रेड का मतलब है। आगे देखिए आप, बेसन, इडली, पास्ता, मूंग दाल की बड़ी, नूडल्स, मैक्रोनी, चाउमीन, दलिया, सूजी, जौए, और आपका मैदा, साबूदाना, पोहा और कॉर्नफ्लेक्स, है ना? आप ये देख रहे हैं, आगे देखिए आप, इसमें खोया, और आपका
दूध पाउडर। आगे देखिए आप, इसमें आपका है शहद, चीनी, गुड़, ये आइटम भी आपके रेड में डाले हैं। आगे देखिए आप, इसमें है मखाने, छुआरा और किशमिश। अब ये क्या चीज है ये? तो अब आप अपनी डायरी निकालिए। डायरी जहां पे मैंने लिखा था प्रोटीन और फैट को आप कट कर दीजिए, वो डायरी निकालिए आप। निकाल ले। वंदना मैम, शमा मैम, आनंद सर, मुनीष सर, निकाल लिया? फोकस बना कर रखिएगा, वरना लोग आपको ऐसे ही गुमराह करते रहेंगे। कोई स्पाइरुलिना से आपका शुगर ठीक कर देगा, कोई ओपीसी से आपका शुगर ठीक कर देगा, कोई जिंक खिला के आपका शुगर ठीक कर देगा, कोई सुबह सुबह आपका करेला पानी, करेला खिला खिला के शुगर ठीक कर देगा, कोई आपको जामुन खिला खिला के शुगर ठीक कर देगा। तो आपके पास नॉलेज नहीं है, तो लोग ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ खिला के आपको शुगर ठीक करते रहेंगे। ठीक है? और जबकि करेला, जामुन, ये वो 7 दिन में शुगर जड़ से खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। शुगर ऐसे खत्म हो जाते ना। तो आज इतना जो डेटा बढ़ता जा रहा है वो डेटा नहीं बढ़ता। डायबिटीज की बीमारी का इलाज कब का निकल गया होता। और आयुर्वेद आज से काम नहीं कर रहा, आयुर्वेद पता नहीं कब से काम कर रहा है। और हर कंपनी आयुर्वेद के अंदर, उनके पास करेला जामुन का पाउडर है, लेकिन उनसे शुगर ठीक नहीं हो रहा है वो। है ना, टीवी पे बतेरे ऐड आते हैं, करेला जामुन खाओ शुगर को ठीक करो, 7 दिन के अंदर जड़ से निकाल फेंको शुगर को। ऐसे ऐड आपने बहुत देखे होंगे। बट उनसे शुगर नहीं होता ठीक। होता तो कमाल हो गया होता। देखिए, हमने आपको 3 चीज लिखवाई थी। एक हमने लिखवाया था आपको फैट, एक लिखवाया था प्रोटीन और एक लिखवाया था पेट्रोल। हमारा जो खाना होता है, उस खाने के अंदर जो हम खाना खाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो हम खाना खाते हैं उसमें 3 चीजें होती है, फैट, प्रोटीन और पेट्रोल। किसी में प्रोटीन ज्यादा होता है, जैसे अंडा। अंडे में क्या है? प्रोटीन बहुत ज्यादा है। पनीर में क्या है? फैट और प्रोटीन बहुत ज्यादा है। आपका जो बादाम है, उसमें फैट अच्छा है, फैट अच्छा है, फैट अच्छा है उसमें, है ना। जो दाल है उसमें फैट अच्छा है। बट जो आपके चावल है और आपका जो आलू है, उसमें ना तो फैट है और ना ही प्रोटीन है। उसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल है, यानी कि ग्लूकोज है, यानी कि शुगर है सबसे ज्यादा। और हमने क्या कहा आपसे कि फैट और प्रोटीन से शुगर नहीं होता, शुगर होता है आपको पेट्रोल से। तो ये जितने भी आइटम आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं, अगर ये आइटम आप सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, और ये आइटम 5 से 10 साल 15 साल हो गए हैं आपको खाते हुए, या फिर आपके बच्चे इन आइटम को सबसे ज्यादा खा रहे हैं, तो आपको शुगर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, थोड़ा सा एनिमेशन समझते हैं हम। ऐसा क्यों होता है, एनिमेशन समझते हैं हम। देखिए, थोड़ा सा एनिमेशन समझते हैं हम, देखिए ध्यान से देखिए। तो आपने ये खाना खाया, खाना आपके पेट में गया, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा टफ है ये, है ना, लेकिन कोशिश करेगा समझने की। मैं इसे 3 4 बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी, 3 4 बार रिपीट करूंगा मैं इसे, है ना। देखिए, तो ये आपका खून है और ये आपकी बॉडी है। सो आप में से चाय पी ली किसी ने?
चाय पिए किसी ने, या कोई ब्रेकफास्ट करा अभी तक किसी ने? कोई है जिसने ब्रेकफास्ट करा है? अरे भैया, कोई है जिसने ब्रेकफास्ट करा सुबह सुबह? ओहो। अच्छा, कोई और? मुने सर, अब ब्रेकफास्ट करा है आपने? क्या खाया बताइए। गुड मॉर्निंग नासिर सर। गुड मॉर्निंग जी। उसमें सर मैंने वो चने भिगो रखे थे और मूंग भिगो रखा था, वही खा। चने और मूंग सर ने ये खाया है? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। ठीक। और किसी और ने कुछ खाया है? अरे भैया, कुछ खाया है किसी ने अभी तक? ये सिंपल सा सवाल कर रहे हैं। विजेता सर, कुछ खाया आपने? अच्छा, अभी भूखे पेट है, ओके। इतनी तपस्या। ओ या सारे भूखे बैठे हुए हैं? चलो, अभी कल भी ट्रेनिंग थी हमारी। परसों क्या खाया था आपने सुबह? परसों तो खाया होगा। हाँ, परसों क्या खाया? आनंद सर, परसों क्या खाया था आपने? आरिफ सर, बोंदना मैम, परसों क्या खाया था आपने? जल्दी जल्दी। हम काम ज्यादा है हमारे पास। जी, पराठा, ओफो। आनंद सर ने खाया था पराठा। सर कौन सा? आलू का पराठा, प्लेन पराठा, कौन सा पराठा? ओ, पीनट बटर विद आटा ब्रेड एंड टी। ओके। तो आरिफ सर ने खाया था बटर और आटा ब्रेड और टी, चाय ब्रेड खाए थे सर ने। अच्छा, और जी मुनेश सर, क्या खाया था आपने? जी शमा मैम, क्या खाया था आपने परसों? हेलो। जी अस्सलाम मैम। वालेकुम सर। वालेकुम मैम जी। सर सब्जी रोटी। सब्जी, सब्जी में क्या? भिंडी की सब्जी रोटी। भिंडी की सब्जी और रोटी शमा ने खाई थी। बोंदना मैम, क्या खाया था आपने? पहले देखो, आप अनम्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. जी। Bread, but bread butter and tea. Tea is ब्रेड, essential, ब्रेड sir. बटर खाया था आपने, ओके ओके। विजय हाँ सर हाँ बता रहे हैं कि मैं with रोटी tea. सब्जी खाता हूँ रोज सुबह। विजेता सर, आपने क्या खाया था? चाय नमकीन सर। चाय और नमकीन खाई थी, चाय और नमकीन। अच्छा चलो, सुबह का तो हमें पता लग गया कि सबने ऑलमोस्ट सुबह चाय जरूर पी है, ब्रेड भी खाया है ना? और रोटी जरूर खाई है। रोटी, ब्रेड और चाय कॉमन है। चलो, ये तीन चीज हमें पता लग गई। अच्छा, लंच में क्या खाया था आपने? थोड़ा याद करो। ये सवाल हल्के मत लेना। एंड में आपको खुद पता लग जाए कि आपको शुगर होगा नहीं होगा। शुगर की बीमारी के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप चाहे गवर्नमेंट को कुछ भी कह लो, चाहे किसी को कुछ भी कह लो, लेकिन गलती आपकी है कि आप अवेयर नहीं है इस चीज को लेके। तो आपने लंच में क्या खाया था परसों? Pursue. Saturday. कढ़ी चावल और रोटी। आनंद सर, ऐसी बात मत बोलो, मुंह में पानी आ जाएगा हमारे। चावल खाया सर, ओके थोड़ा चावल जी। खाया। तमाम मैम, क्या खाया आपने परसों लंच में? तो आनंद सर कह रहे हैं कि हमने कढ़ी चावल और रोटी खाया। जी शमा मैम, खीरा। लंच में क्या खाया खीरा आपने? खीरा। ओनली खीरा? खीरा, केवल खीरा। ओनली खीरा, खीरा। अच्छा ओनली खीरा, ओके ठीक है। जी मुनीष सर, आरिफ सर, आपने क्या खाया लंच में? विजेता सर, क्या खाया आपने लंच में? पूरी सब्जी सर। तोड़ी और सब्जी, यानी कि रोटी खाई और तोरी खाई। ओके ठीक है। जी रवि सर, आपने क्या खाया लंच में?
अभी आंवले का मुरब्बा खाया सर। ओके। और जी सर। अरे सर सर ऐसी बात मत बोलो सर, और चाप वाप बस। का नाम बोलो सर। हमें भी चाप खानी पड़ेगी सर। तो आरिफ सर ने खाया है शाही पनीर, मलाई चाप और रोटी। ओहो। ओहो। आज तो पनीर खाना पड़ेगा मतलब हमें। चलो, यानी कि नॉर्मली लंच में हमने देखा है कि एक सब्जी है और कुछ ना कुछ रोटी जरूर है ना। तो सब्जी चाहे वो पनीर की है, चाहे वो भिंडी है, चाहे वो तुरई है, कुछ भी है। एक आप सब्जी ले रहे हैं और एक आप रोटी खा रहे हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो लंच में हमारा क्या था, नॉर्मली टी था और ब्रेड था नॉर्मली, है ना। कुछ ने नमकीन भी खाया। और लंच में हमने देखा कॉमन रोटी था और एक सब्जी की आइटम जरूर था। अच्छा चलो ठीक है। तो लंच से और डिनर के बीच में कुछ लोगों आप लोगों ने कुछ खाते हैं या फिर सीधा लंच के बाद सीधा डिनर ही करते हैं आप? जल्दी जल्दी, हाँ या ना। सर स्नैक और टी। 6 बजे में मैं डिनर छा और डिनर के बाद, डिनर के बाद, और सॉरी लंच के बाद डिनर में के और बाद डिनर के बीच। तो थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया, 2 बजे से यस। लेकर रात 8 बजे तक थोड़ा लंबा टाइम हो गया। मैं तो साथ बीच टी में टी जैसे खाता। चाय है या कुछ स्नैक्स है या कुछ दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी कुछ शाम ऐसा होता सा है? हाँ स्नैक्स है या स्नैक्स में क्या खाती है समथिंग। वंदना मैम आप? नॉर्मली लाडो चाय है? 8-10 साढ़े 6। नहीं नहीं नॉर्मली चाय है? 6 बजे में 6 बजे में टी खाता हूँ और स्नैक्स खाता हूँ। है नहीं। स्नैक्स खाते हैं और तिल खाते हैं। ओके ओके ग्रेट। जी हाँ आनंद सर, हाँ। क्या खाते हैं आप बीच में? अ, जी सर। लंच के बाद तो सीधा डिनर ही होता है सर। अच्छा, टाइम बीच ही में नहीं कुछ नहीं मिलता है। खाते? हाँ ओके ओके ग्रेट। कभी दोस्तों के बहुत साथ में टाइम पार्टी हाँ। वार्टी कुछ ऐसा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसा? ओके आरिफ सर, क्या खाते हैं आप लंच से और डिनर के बीच में कुछ ऐसा? तो मोस्टली तो लंच के बाद सीधा डिनर ही होता है, टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, नॉर्मली डिनर ही वर्क होता लाइफ है। ऐसा है। तो कभी मिला कभार जुला, वीक में मिला जुला बहुमत है। यानी कि कुछ खाते हैं और कुछ नहीं खाते। चलो, अब हमारा रह गया, यस। अभी 2 खाने हमारे और रह गए हैं, रह गया डिनर। तो डिनर में आप क्या खाते हैं, या परसों क्या खाया था डिनर में आपने? सर डिनर में तो जनरली दो ही रोटी लेता हूँ, कम से कम दो कोशिश रोटी करता हूँ खाते डिनर हैं में लेने और की। सब्जी वगैरह? जी। सब्जी वगैरह जो भी होती है घर में बनी हुई मोस्टली, जो सब्जी वगैरह जो भी रहती है सीजनल नॉर्मली वो तो रहती है। सब्जी और रोटी नॉर्मली। जी मनीष सर, क्या खाते हैं आप? मतलब परसों क्या खाया था आपने डिनर सर में? सर मैं डेली शाम को फ्रूइना कैप्सूल लेता हूँ 4 बस। ओके ओके ग्रेट। जी आनंद सर, परसों क्या खाया डिनर में आपने? सर परसों दाल रोटी और सलाद ली थी। दाल रोटी और सलाद। ठीक है जी। विजेता सर, क्या खाया आपने? और ये सर मैं करीब 7-8 रोटी बजे। सब्जी और सलाद था सर। जी आनंद सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा ये मैं 8 बजे से पहले ले लेता हूँ। ओके ठीक है ग्रेट। जी विजेता सर, क्या कर रहे हैं आप? रोटी सब्जी और सलाद था। रोटी सब्जी और सलाद। ओके जी रवि सर। पनीर की सब्जी सर। पनीर की सब्जी, भैया पनीर का नाम बहुत आ रहा है। जी वंदना, वंदना मैम, डिनर में क्या खाया आपने? चावल खाता हूँ। चावल थोड़ा सा खाती है मैम। थोड़ा सा चावल खाती तो नॉर्मली, नॉर्मली एक आइडिया ले कि डिनर में मोस्टली हूँ। रोटी, चावल और सब्जी, ये नॉर्मली है हमारे डिनर में। सब्जी और दाली ऐसे ही होता है सिंपल। ठीक है। तो आफ्टर डिनर के बाद, सपोज अब आपका सोने का टाइम हो गया है, तो सोने से पहले आप में से कुछ लेता है, जैसे कि दूध है या कोई जूस है या कोई पानी है या कुछ ऐसा आयुर्वेदिक चीज कुछ लेते हैं आप सोने से पहले या खाना खाने के बाद? या पानी खाता हूँ सर। जी रवि सर, पानी कुछ लेते हैं खाया। खाने, जैसे डिनर कंप्लीट कर लिया, जैसे कुछ मीठा हो जाए या गुड़ हो हम्म। जाए, या फिर अब तो दूध पीना है, खाना खाने के बाद दूध पीना है, कुछ ऐसा लेते हैं सर आप? बस दूध। खाने के कितने देर बाद दूध लेते हैं आप? अ, 5 या 10 मिनट पहले ही ले लेते, अंदर ही ले लेते हैं। 10 मिनट बाद।
जी आरिफ साहब, कुछ ऐसा जो आप लेते हैं खाना, आनंद सर नहीं कुछ बस ऐसा मैं जो जानता लेते नहीं। हैं? समझ गया, वो बाद में लेते हैं आप। नहीं सर, कुछ ऐसा स्पेशली तो कुछ नहीं है। कोशिश करता हूँ रात को अवॉइड ही किया जाए मीठा वगैरह। और नॉर्मली कभी यानी कभी कि है। क्रेविंग होती है तो वो ले हाँ। लेता हूँ। जैसे कि कभी सर्दियों में अगर गजक वगैरह होती है, गुड़ की गजक, वो सर्दियों में ओके। रहती है। बाकी गर्मियों में तो मोस्टली अवॉइड ही रहता हूँ, और दूध अवॉइड वगैरह रहते हैं। पीते नहीं रात को। ठीक है, जी। तो महीने में कितनी बार यार दोस्तों के साथ में बैठ के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या लाइक पिज्जा बर्गर कुछ ऐसा कितनी बार हो जाता है पूरे महीने में? आनंद सर, कोई आइडिया? रफली 4 बार, 5 बार, 6 बार? सर हो जाता है करीब 8-10 बार हो जाता है, बाजार का खाना वगैरह। बाजार का खाना 8-10 बार हो जाता है मोस्टली महीने के अंदर। उन्हें सर कितनी बार हो क्योंकि जाता है सर लगभग? बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर बाहर रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, तो कभी कदार हाँ। मतलब जो है। ओके और ओके। रात में आजकल देखिए, रात में आजकल क्या है कि कि जैसे मान लीजिए हम जल्दी खाना खा लेते हैं, तो थोड़ा सा भूख लगता है, तो वो सत्तू वगैरह होता है, तो चने का सत्तू वगैरह वो ले लेते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यानी कि नॉर्मली अगर हमने एक एवरेज देखे तो सब सेम ही है ना, सेम नॉर्मल है। तो चाय नॉर्मल है, चावल नॉर्मल है, रोटी नॉर्मल है, सब्जी नॉर्मल है, दूध नॉर्मल है, और कुछ मीठे क्रेविंग वो भी नॉर्मल है। और महीने में 4 बार, 5 बार, 6 बार मोमोज, बीगा पिज्जा या कुछ ऐसा, ये भी नॉर्मल है। तो और होता है महीने में इसका, 1-2 बार कभी गेस्ट आ कभी गए। होता है। हाँ, तो कोल्ड हम्म। ड्रिंक्स है ना, या दूध से आइटम बने हुए आइटम या आइसक्रीम वगैरह, ये भी हम्म। नॉर्मल है। और फल फ्रूट्स भी नॉर्मल है आपके। ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा, इसको हमने क्यों पूछा। तो हमने कहा था कि शुगर क्यों होता है, उसका लॉजिक है। और आपको शुगर होगा नहीं होगा ये भी आपके खाने के तरीके से पता लग जाएगा। तो सुबह देखिए, आपने सुबह क्या खाया? सुबह आपने चाय पी और आपने ब्रेड खाया, नॉर्मली जो कॉमन था। ठीक है। अब जैसे ही आपने चाय पी और आपने ब्रेड खाया, समय मैम, चाय पी और आपने ब्रेड खाया, तो हुआ क्या? ये चीज आपके पेट में गई। पेट में जाने के बाद में ब्रेन, आपके दिमाग को सिग्नल गया कि इन्होंने खाना खा लिया है। और आपके ब्रेन आप सिग्नल देता है आपके पेंक्रियाज को कि पेंक्रियाज भाई, विजेता सर ने खाना खा लिया है और इसके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो इंसुलिन को भेजो। क्या करो? इंसुलिन को भेजो। तो इंसुलिन आता है आपके खून में। जो पेंक्रियाज है वो सीधा डायरेक्ट आपके खून के अंदर जो इंसुलिन है उसको छोड़ देती है। अब इंसुलिन आया और आपने जो ग्लूकोज वाला जो खाना खाया था उसको पकड़ा और आपके बॉडी में डाल दिया। ठीक है। ये एक नॉर्मली प्रोसेस होता है। ये एक नॉर्मली प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के अंदर। बट बट ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। बट जब आप लगातार उन चीजों को खाते हैं जिनके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा है, जैसे आपका चाय, आपका ब्रेड, इनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो पेंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है पहले के मुकाबले। समझे आप? आपकी पेंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ता है पहले के मुकाबले। और होता क्या है, देखिए ध्यान से, एनिमेशन को देखिए, एनिमेशन को देखिए ध्यान से। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि आपने खाना खाया और उसने ग्लूकोज को उठा के आपकी बॉडी में डाल दिया, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। ये आपकी पेंक्रियाज है, इंसुलिन निकला, इंसुलिन ने आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया। बट जब आप लगातार उन चीजों का यूज करते रहते हैं जिनके अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन
को अपना दुश्मन समझने लगती है और पूरी बॉडी में एक सिग्नल को भेज दिया जाता है कि अब अगर इंसुलिन आपके पास में आए तो इंसुलिन के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। तो अब होता क्या है, ध्यान से देखिए, अब होता क्या है कि आपने चाय पी, आपने ब्रेड खाया, तो जो एक नॉर्मल प्रोसेस था पहले कि आपका इंसुलिन आया, उसने ग्लूकोज को उठाया, बॉडी में डाल दिया और आपका शुगर लेवल डाउन हो गया, तो ये जो प्रोसेस होता है ये रुक जाता है, ये डिस्टर्ब हो जाता है। अब आगे देखिए, तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब आपकी जो बॉडी है उसने अपने गेट बंद कर लिए, वो इंसुलिन को अंदर नहीं आने दे रही है। और अगर इंसुलिन अंदर नहीं जाएगा तो आपके खून के अंदर ही आपका ब्रेड रहेगा, आपके खून के अंदर ही आपकी चाय रहेगी, वो बॉडी में नहीं जा पाएगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर ना आने देना। तो अब आपकी बॉडी इंसुलिन को अपने अंदर नहीं आने दे रही। ध्यान सुनिए, आपकी बॉडी इंसुलिन को अपने अंदर नहीं आने दे रही। इसी को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। यानी कि आपकी बॉडी में पेंक्रियास खराब नहीं हुई है, आपकी बॉडी में पेंक्रियास ठीक है। बस एक कंडीशन ये आ गई है कि आप लगातार ग्लूकोज खा रहे हैं, लगातार ग्लूकोज खा रहे हैं, आप 3 टाइम ग्लूकोज खा रहे हैं, आप 4 टाइम ग्लूकोज खा रहे हैं, और इन चीजों को ज्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है, तो आपकी बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है और आपकी जो पेंक्रियाज है वो ज्यादा काम करती है। और जब वो पेंक्रियाज ज्यादा काम करती है तो आपकी बॉडी बुरा मान जाती है और आपकी बॉडी कहती है कि अब इस इंसुलिन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं आने देना। और जिसकी बॉडी में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसको टाइप 2 डायबिटीज निकल के आता है। यानी कि अब हुआ क्या, उनकी बॉडी में कुछ खराब नहीं हुआ है, बस उनकी बॉडी के अंदर उनकी बॉडी ने ये बोल दिया कि भैया इंसुलिन अब आप हमारे घर पे मत आना। बस इतना हुआ है, ओनली इतना हुआ है कि आपकी बॉडी ने इंसुलिन को साफ साफ कह दिया है कि भैया अब हमारे घर पे कभी मत आना, और अगर आप आ गए तो हम आपको घुसने नहीं देंगे अपने घर में। तो जिसकी बॉडी में ये प्रोसेस होता है उसी इंसान को टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो टाइप 2 डायबिटीज कैसे, आप ज्यादा ग्लूकोज वाला खाना खा रहे हैं, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जा रहा है, इंसुलिन आ रहा है, उस ग्लूकोज को उठा के आपकी बॉडी में डाल रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस 5 साल 10 साल 15 साल लगातार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो आपकी जो बॉडी है वो इंसुलिन से चिढ़ जाती है और आपकी बॉडी साफ साफ कह देती है कि इंसुलिन के लिए दरवाजे बंद कर दो। और इसी दरवाजे बंद करने को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज ठीक करना है तो वंदना मैम क्या करना पड़ेगा, जैसे सपोज मैं आपके घर पे आया और आपने दरवाजा बंद कर दिया कि हम आपको अपने घर नहीं आने देंगे, तो अगर आपको शुगर को ठीक करना है विजय सर, आरिफ सर, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे वंदना मैम को मनाना पड़ेगा कि मैम ठीक है, आपने जो कह रही है आप बहुत अच्छा कह रही है, मेरी ही गलती थी, है ना। तो वंदना मैम का जो दिल है थोड़ा सॉफ्ट होगा, फिर वो दरवाजा खोल देंगी और मैं अंदर चला जाऊंगा और आपका शुगर लेवल ठीक हो जाएगा और आपका टाइप 2 डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। तो आप 100% टाइप 2 डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई, मैं दोबारा से वो जो लिस्ट है आपके साथ में शेयर करता हूं कि अभी आपने कुछ लोगों ने बोला कि हम ये खाते हैं, तो ये देखिए, पटेटो, शकरकंदी और हरा केला, आलू और अरबी, इन चीजों के अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है। आगे देखिए,
आपका चोलई, आपका बाजरा, आपका ब्राउन चावल, आपका आटा, मक्के का आटा और आपके चावल, इन सब के अंदर ग्लूकोज की मात्रा यानी कि मीठी की मात्रा ज्यादा होती है, पेट्रोल ज्यादा होता है। आगे देखिए, आपकी जितनी चाउमीन होती है, आपकी मैक्रोनी, आपका दलिया, आपकी सूजी, आपका पोहा, आपका कॉर्नफ्लेक्स, आपका बेसन, आपका पास्ता, इन सब के अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है। तो आपने एक चीज देखी है, आपने एक चीज नोटिस करा है कि जो बड़े घर के जो बच्चे होते हैं वो मोटे थोड़े से ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पिज्जा, बर्गर, बेसन, पास्ता ये नॉर्मल होता है। और इन सब के अंदर क्या होता है, इन सब के अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है। इसी की वजह से उनका वजन बढ़ता है और इसी की वजह से वो टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं 30-35 साल की उम्र में ही। तो अगर आप ये जो रेड आइटम है इन सब का यूज अपनी जिंदगी में ज्यादा कर रहे हैं और आपके खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है, फैट की मात्रा कम है, तो आपको डायबिटीज होने से कोई भी रोक नहीं सकता, आपको डायबिटीज होगा ही होगा। इसलिए कहते हैं बैलेंस डाइट लेना। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि आपके खाने के अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए और फैट भी होना चाहिए और ग्लूकोज भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह से लेकर शाम तक का अगर आप अपना रूटीन देखोगे तो उसमें फैट और प्रोटीन की मात्रा कम है और पेट्रोल की मात्रा ज्यादा है। तो जैसे आपने शुरुआत कहाँ से करी? आपने शुरुआत ही पेट्रोल से करी। चाय और ब्रेड, आपका जो ब्रेड है प्योर मैदा से डिजाइन होता है वो, और मैदा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 75 है, यानी कि वो आपका शुगर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आपने चाय पी, चाय के अंदर क्या है? वाइट शुगर। तो आपने दिन की शुरुआत ही किससे करी? बहुत ज्यादा पेट्रोल से। और आप अपना दिन कैसे खत्म करते हैं? बहुत ज्यादा पेट्रोल से, क्योंकि आप डिनर में सबसे ज्यादा खाना खाते हैं और आपके खाने के अंदर सब्जी कम और रोटी ज्यादा होती है, और रोटी के अंदर भी पेट्रोल की मात्रा ज्यादा होती है। तो पहले के जमाने में क्या था, लोगों को शुगर की बीमारी क्यों नहीं हो रही थी? रीजन कि एक तो वो सब खाते थे और दूसरा उनका फिजिकल काम ज्यादा था, जिसकी वजह से पेट्रोल यूज हो जाता था। आज के टाइम पे लोगों को शुगर क्यों हो रहा है? कि एक तो वो पेट्रोल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, दूसरा उस पेट्रोल को वो यूज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से शुगर के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और आज ये जो आंकड़ा है ये 25 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और पूरी दुनिया के अंदर आज हम कैपिटल है इंडिया डायबिटीज के अंदर। और इस शुगर की वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम होती है, इस शुगर की वजह से आपको साइलेंट हार्ट अटैक आता है, इस शुगर की वजह से आपको सबसे पहले बीपी होता है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है, लिवर फैटी की समस्या ज्यादा होती है, किडनी फेलियर के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, आपकी आंखें सबसे ज्यादा वीक होती है, आपके जितने भी जॉइंट्स होते हैं ऑर्थो अर्थराइटिस उसके केसेस सबसे ज्यादा होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है, आपका जो कॉन्स्टिपेशन पेट की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा होती है। हार्ट हार्ट अटैक के पीछे 33% जो रीजन है वो डायबिटीज का ही है। तो डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज बीमारियों का घर है। अगर डायबिटीज आपकी बॉडी में आ गया तो समझ लीजिए 3-4 साल के अंदर वो अकेला नहीं रह पाता, वो बीपी, लिवर, किडनी, आंखें, घुटने इन सबको लेके साथ चलता है। ये है आपका टाइप 2 डायबिटीज। जी आरिफ सर कुछ पूछ रहे हैं आप? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट जिसको जब एलोपैथी मेडिसिन काम नहीं करती तो इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं।
तो जैसे कि आपने बताया कि इंसुलिन की एक्सेस ज्यादा बन जाती है तो बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाता है। तो फिर वो इंसुलिन के शॉट्स कैसे वर्क करते हैं बॉडी में, थोड़ा इस पे प्लीज बताएं। देखिए समझिए, जब आप लगातार पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, तो आपने आज 1 लीटर पेट्रोल डाला अपनी बॉडी बॉडी के अंदर, और आपने पूरे दिन काम करा, लेकिन आधा लीटर ही पेट्रोल यूज हो पाया। बच गया कितना? आधा लीटर आपकी बॉडी में रह गया। अगले दिन फिर आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, और फिर आपने आधा यूज करा, आधा रह गया। अब आपकी जो बॉडी है, वो जो 1 लीटर जो पेट्रोल जो आप बचा दे रहे हैं हर दिन, वो कहीं ना कहीं सेटल करती, कहीं ना कहीं बॉडी में कहीं ना कहीं यूज करती रहती है, फिट करती रहती है, यहाँ जमा हो जाए, यहाँ जमा हो जाए, यहाँ जमा हो जाए। अब थोड़ा सा ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। आपने चाय पी, चाय आपके पेट में गई, आपके ब्रेन ने पेंक्रियास को इशारा करा कि भैया शुगर आ गया है, इंसुलिन को भेजो, ताकि वो शुगर को उठा के बॉडी में डाल सके। तो इंसुलिन दौड़ा 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 जाता है, और आपके खून में से शुगर को उठाता है और बॉडी में डाल देता है। अब इंसुलिन जो पेंक्रियाज है ना, जब स्टार्ट होती है, तो उसको 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है शांत होने में। लेकिन साइंटिस्ट क्या कहते हैं, 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है उसको शांत होने में। हमें 3 से 4 घंटे का एवरेज मान लेते हैं कि अगर आपकी पेंक्रियाज एक बार स्टार्ट हुई इंसुलिन बनाना, तो उसको 3-4 घंटे शांत होने में लग जाते हैं। आपने सुबह 9 बजे के आसपास आपने ब्रेकफास्ट करा, आप ऑफिस पहुंचे 11-12 बजे के आसपास, और 11-12 बजे फिर आपने कुछ पी ली। जैसे घर पे आपने चाय पी, इंसुलिन आया, उसने काम करा, चला गया। अब आप ऑफिस पहुंचे 11 बजे, फिर आपने चाय पी, इंसुलिन फिर आएगा, इंसुलिन फिर आएगा, और उस ग्लूकोज को उठा के फिर आपकी बॉडी में डालेगा। अब जैसे ही वो आराम करने जाता है, 2 बज गए, आपके लंच का टाइम हो गया, फिर आपने खाना खाया, इंसुलिन फिर आएगा, फिर वो उठा के ग्लूकोज को आपकी बॉडी में डालेगा। आप 3-4 घंटे में उसको शांत होने इतने में क्या हुआ कि आपका कोई दोस्त या फिर चाय की तरफ थी, आपने चाय पी ली, या एक छोटा सा बिस्किट खा लिया, या एक छोटा सा चिप्स का टुकड़ा खा लिया आपने, इंसुलिन फिर आएगा, फिर ग्लूकोज को उठाएगा, फिर आपकी बॉडी में डालेगा। ये प्रोसेस होता है आपकी बॉडी के अंदर। तो एक टाइम पे आपकी बॉडी को इसकी आदत हो जाती है। तो जहां पे आपकी बॉडी को पहले एक यूनिट जो इंसुलिन था वो संभाल रहा था, लेकिन अब लगातार जब आपकी ऐसी लाइफस्टाइल होती है, तो वहां पे अब हमारी जो इंसुलिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो जब आप 5 साल के बाद जब आप चाय पीते हैं, तो इंसुलिन अब इतना सा नहीं निकलता, अब इंसुलिन निकलता है इतना सारा। चाहे आप इतनी सी चाय पिए, चाहे आप पूरा कप चाय पिए, लेकिन इंसुलिन इतना सारा निकलता है। अगले 5 साल के बाद जब आपकी लाइफस्टाइल यही सेम रहती है, तो इंसुलिन जो पहले इतना सा निकल रहा था, फिर इतना सा निकला, अब निकलता है इतना सारा, इतना सारा। तो जो काम हमारा पहले इतने से इंसुलिन में हो रहा था, अब उसी काम को करने के लिए हमें इतना सारा इंसुलिन की जरूरत पड़ जाती है। और बाद में आपकी बॉडी जो नेचुरल तरीके से जो इंसुलिन बनाती है, अब आपकी बॉडी उस इंसुलिन के लिए काम नहीं कर पा रही है। जब आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं, तो आपकी शुगर बीमारी निकलती है, आपकी दवाइयाँ चलती है, लेकिन आपकी दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो आपको दी जाते हैं इंसुलिन बाहर से। ताकि होता क्या है कि इतना इंसुलिन बनाया आपकी बॉडी ने, और इतना सारा ही इंसुलिन हमने दिया आपकी बॉडी के बाहर, तो अब इतना सारा इंसुलिन हो गया। तो जब इतना सारा इंसुलिन पेट्रोल लेके जाता है बॉडी के अंदर, तो बॉडी को दरवाजा खोलना पड़ता है मजबूरी में, और जब वो दरवाजा खोलती है, तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है।
ये थ्योरी होती है टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन को लेके। जो मेडिसिन खाते हैं उस मेडिसिन का भी यही काम है खाना खाने से पहले कि वो जाके आपकी पेंक्रियास को थप्पड़ मारती है और कहती है कि साहब खाना खाने वाले हैं और उस खाने के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, तू पहले ही इंसुलिन निकाल के रख ताकि खाना आए तो तुरंत शुगर लेवल डाउन हो जाए। तो आपने देखा होगा कि जब आप दवाई खाते हैं और जब आप रीडिंग चेक करते हैं तो आपका शुगर लेवल नॉर्मल आता है। आपके शुगर आपको नंबर ठीक ठाक दिखे इसलिए दवाइयां बनाई जाती है, लेकिन उससे आपका शुगर ठीक हो रहा है, उससे आपके शुगर की बीमारी ठीक हो रही है, ऐसा नहीं होता आरिफ सर। तो टाइप 1 डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी की वजह से, टाइप 2 डायबिटीज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में आपकी बॉडी के अंदर पेंक्रियास ठीक है, इंसुलिन भी ठीक बन रहा है, लेकिन बट जरूरत से ज्यादा इंसुलिन बन रहा है। ये समस्या पैदा हो गई है। और ये समस्या पैदा कैसे हुई है? क्योंकि आपका पूरा दिन का जो खाना है उसमें सबसे ज्यादा 80% जो आप खाना खा रहे हैं उस खाने में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। तो आज बड़े बड़े जो डॉक्टर्स ये क्यों कह रहे हैं कि व्हाइट शुगर बंद कर दो, व्हाइट शुगर का बंद कर दो, चीनी मत खाओ, जहर है, स्लो पॉइजन है। रीजन वो उसमें पेट्रोल की मात्रा ज्यादा है। इस वजह से बड़े बड़े एमबीबीएस डॉक्टर अब आपको मना कर रहे हैं कि भैया चीनी मत खाओ, चीनी मत खाओ। ठीक है जी। तो सिर्फ अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि आलू और चावल बंद करने से मेरा शुगर ठीक हो जाएगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि आपके बेसन के अंदर भी उतनी ही पेट्रोल की मात्रा है, आपके पास्ता के अंदर भी पेट्रोल की मात्रा बहुत ज्यादा है। नूडल्स, मैक्रोनी, चाउमीन, सूजी, दलिया, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, इन सब के अंदर भी। और आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? कॉर्नफ्लेक्स दे रहे हैं बच्चों को। अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? हॉर्लिक्स दे रहे हैं आप, कॉम्प्लेन दे रहे हैं आप, पिज्जा दे रहे हैं आप। तो जरा इनके अंदर देखिएगा शुगर की मात्रा कितनी ज्यादा है। तो जब आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो पहले इतने से इंसुलिन में काम हो जाता था, लेकिन 20 साल के बाद में उनकी बॉडी में इतने से इंसुलिन से काम नहीं हो रहा, उनको इतना सारा इंसुलिन चाहिए होता है। और जब बॉडी उसके प्रति मना कर देती है तो ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है, यानी कि उनको इंसुलिन के इंजेक्शन या फिर उनकी दवाइयां चलती हैं टाइप 2 डायबिटीज को लेके। क्लियर हुआ? लेकिन एक अच्छी चीज है हम सबके लिए, आपके लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छी चीज है आरिफ सर, आनंद सर, मुनेश सर, रवि सर, विजय सर, कि टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हमें ये पता लग गया कि हमारी पेंक्रियास खराब नहीं है। समझो, टाइप 2 डायबिटीज के अंदर हमें ये पता लग गया कि हमारी पेंक्रियास खराब नहीं है, बस जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। और जरूरत से ज्यादा काम क्यों कर रही है? क्योंकि भैया आप जरूरत से ज्यादा उसको पेट्रोल दे रहे हो, इसलिए उसको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सिंपल सी थ्योरी है, आप उस जरूरत को कम कर दीजिए, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। और ये इसमें कितना टाइम लगता है? मात्र 1.5 दिन। 1.5 दिन के अंदर आप किसी भी इंसान का शुगर लेवल डाउन कर सकते हैं। अगर किसी का 200-300 शुगर लेवल रहता है तो 101% उसका शुगर लेवल 200 आ जाएगा मात्र 1.5 दिन के अंदर। क्लियर हुआ आरिफ सर? जी सर, क्लियर तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप 15 दिन पहले जिंदिमा खाओ आनंद सर, आप 1 महीना फाइबर खाओ,
आप एक महीना बीसीएम कराओ, आप एक महीने लाइफस्टाइल चेंज करो विजेता सर, वंदना मैम, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1.5 दिन अपने शरीर के अंदर पेट्रोल की मात्रा को कम कर दीजिए, और 2 दिन के बाद, जैसे आज आज आपने पेट्रोल को कम करा, कल आपने करा, और परसों आप खाना खाने के बाद की जो रीडिंग है उसको चेक करेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप टाइप 2 डायबिटीज को बड़े प्यार से, बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी एलोपैथी के। इसमें कितनी बार हमें खाना खाना होता है, हमें क्या क्या करना, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ये 4 चीज है, इसका फोटो ले लीजिएगा आप। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए, डायबिटीज ऐसे ठीक नहीं होता, मतलब 2 दिन आपका शुगर लेवल ठीक हो गया तो आप मनो हाँ सब, ऐसा नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। तो कुछ ऐसे स्टेप है जिनको फॉलो करके आप अपने पेशेंट का शुगर लेवल बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। आपका पेशेंट एकदम एकदम खुश हो जाएगा, बोला सर मजा आ गया। तो पहला क्या है, EOE इन डायबिटीज। EOE की फुल फॉर्म होती है एपिसोड ऑफ ईटिंग। EOE की फुल फॉर्म होती है एपिसोड ऑफ ईटिंग। उसके बाद में फाइबर का यूज हम देखेंगे, जिन्निमा का यूज हम देखेंगे, मल्टीविटामिन का यूज हम देखेंगे, और जो खाना, कौन सा खाना आपको अवॉइड करना है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इन चीजों को करके मात्र 1.5 दिन के अंदर आप शुगर के अंदर रिजल्ट ले सकते हैं। शुगर के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, महीना 15 दिन करवाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। बस एक थ्योरी आपको याद रखनी है कि आप जितना हो सके पेट्रोल को कम करें अपनी बॉडी के अंदर, बस। जो जितना पेट्रोल को कम कर पाएगा शुगर के अंदर, वो उतना अच्छा डायबिटीज से जल्दी बाहर निकल सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आप में से कोई है जिसने अभी तक शुगर का कोई ट्रीटमेंट करा हो, बीसीएम से, एक्वलाइफ से, या फिर किसी भी सप्लीमेंट से? कोई है हमारे साथ में? जी मुनीष सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक्यूलाइफ से किया है, लेकिन जैसे जो आपने बताया ना सर, ये बिल्कुल राइट है। कोई पेशेंट था फीमेल हमारे पास, जैसे 4 से 5 दिन में हुए थे उसको थेरेपी के लिए आते हुए, लेकिन वो थेरेपी हम उसकी 4 से 5 घंटे करते थे। तो घर पे तब वो रहता था तो सारे दिन वो खाता रहता था, क्योंकि बड़ियों के था वो, आप वाली बात है, क्योंकि उनका शौक होता है, बड़े लोगों का, पैसे वाले लोगों का कुछ खाने का शौक होता है। तो अपने पास 4 से 5 घंटे जब वो फीमेल रहने लगी तो सर वो इंसुलिन लेती थी। तो अचानक से वो लाइट की दिक्कत होगी तो इंसुलिन उन्होंने किसी और के फ्रिज में रखवा दिया। तो 4 से 5 दिन अपने पास आई हुई तो उसका खाना कुछ तो कम हो गया, और हाँ। कुछ हमने थेरेपी वगैरह दी तो उसका शुगर एकदम से डाउन आ गया। करेक्ट। और नेक्स्ट डे उसने जैसे अपने सेंटर से जाके नेक्स्ट डे उसको रात को ही दिक्कत होने लगी, शुगर डाउन आ गया। सुबह उन्होंने चेक कराया तो शुगर एकदम से डाउन। उनका मेरे पास फोन आया कि जी आपने शुगर डाउन कर दिया, तो अचानक से दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, 67 आ गए, 67। हाँ। मैंने बोला आंटी भाई पॉइंट तो किए थे, लेकिन ज्यादा क्या हो गया कि जैसे आपको जो बार बार खाना खा रहे थे ना घर पे, वो अचानक से स्किप हो गया आपका, 4 से 5 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, इसकी वजह से जैसे आपने ये आपका शुगर डाउन आ गया। तो बीसीएम भी करवा थे, लेकिन सर जो उनका डाइट वाला जो सिस्टम बताया ना सर आपने, वो बिल्कुल राइट है। मैं इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ सर, और हम ये करेक्ट। आगे और भी करना चाहेंगे सर, फॉलो करें। बहुत अच्छा बताया सर आपने। करेक्ट। और अगर आपका शुगर लेवल 70 से नीचे आता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। हाँ फिर उसको सर थोड़ा सा मीठा खिलाया फिर सर उसको। ने हमारे पेशेंट थे, तो रात में उनका शुगर लेवल चला गया था 68 या 67, तो हमने रात में उनको आइसक्रीम खिलाई थी। हमने उसको मतलब रसगुल्ले खिलाए सर। आप वंदना मैम, आरिफ सर, रवि सर, आप देख रहे हैं, एक तो लोगों का शुगर कम नहीं हो रहा, और जब हम कर रहे हैं
तो शुगर इतना कम हो जा रहा है कि हमें मिठाई खिलाना पड़ रहा है जबरदस्ती। रीजन, क्योंकि अभी आपको कुछ नॉलेज हुई है, तो आपने जब वो कुछ नॉलेज अप्लाई करे ना, तो आपको रिजल्ट आ गया। लेकिन आपने वो ज्यादा ही अप्लाई कर दिया, इसलिए शुगर एकदम डाउन चला गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको रिजल्ट मिल गया। लेकिन सोचो कि अगर आपके पास में अगर 100% नॉलेज हो, तो 90-100 के आसपास से शुगर को मैनेज करना सीख जाओगे आप। अभी गलती कहाँ पे हो रही है? गलती कहीं ना कहीं कुछ हो रही है अभी, जिसकी वजह से या तो शुगर एकदम डाउन चला जा रहा है, या फिर शुगर एकदम अप हो जा रहा है। मैं यहाँ पे ना टेस्ट में दिखाता हूँ, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ मैं। हालांकि हम बोलते हैं कि ऐसी जो चीज है वो आपके पास में जरूर शेयर करें। मैं आपको ना यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ मैम, अगर उनकी है तो। ये देखिए, ये एक मैम है और पैसे से ये हॉस्पिटल में काम करती है, तो अच्छी नॉलेज है। तो और इन्होंने, इनके रियल सिस्टर थी जो कि इंसुलिन के शॉट्स लेती थी। और इनकी जो सिस्टर थी वो जिंदगी भर ये सोची थी कि यार मैं इंसुलिन कभी बंद कर पाऊंगी, और कोई थ्योरी भी नहीं थी। और ट्रांस में डिस्ट्रीब्यूटर है ये। और इन्होंने हमारी 6 दिन की ट्रेनिंग करी थी, और इन्होंने तीसरे दिन ही इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए थे। तीसरे दिन। और ये ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाई है, लाइव वीडियो बनाई है, लाइव मीटर से चेक करते हुए, देखिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नासिर सर, गुड मॉर्निंग राहुल सर। मैं सईद हसीना जम्मू कश्मीर से। जैसे कि सर मैंने अपना इससे पहले भी एक वीडियो भेजा था कि अपनी आवाज आ रही है आप सबको वीडियो की? वीडियो की आवाज आ रही है? थोड़ा इनकी वॉइस कम है वीडियो के अंदर, वॉइस आपको आ जाएगी प्रॉपर। देखिए, सिस्टर के बारे में बताया था, उनकी शुगर लेवल का। मेरी सिस्टर डायबिटीज़ की पेशेंट है, तो उनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा था। तो बहुत उनका शुगर लेवल उनकी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो मैंने नासिर सर के सेशन को अटेंड करके तो उन आ रही है वीडियो की आपको? हाँ विजय सर, वॉइस आ रही है आपको वीडियो की? रवि सर, आनंद सर? भी नहीं आ रहे, स्लो है। हाँ, थोड़ी वॉइस इनमें कम है, वीडियो में थोड़ी सी कम है। थोड़ा सा माइक पास में लाके सुनो थोड़ा सा, अब आपको आवाज आ जाएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर ही वीडियो थोड़ा जो वॉइस है ना कम है। आवाज आएगी आपको, यस। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको माइक थोड़ा सा पास में लाके सुनिए। आप देखिए, सुनते हैं बार। के जैसे कि उनको फॉलो मैंने पहले भी बताया था कि मेरी सिस्टर का शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग में फास्टिंग में उनकी शुगर लेवल चेक करूं अपने ग्लूकोमीटर से। तो ये है मेरा ग्लूकोमीटर, तो एंड ये है मेरी सिस्टर। अब मैं इनकी शुगर लेवल चेक करके तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज देखते हैं कि इनकी शुगर लेवल कहाँ पहुंची। सो प्लीज, दिस इज माय ग्लूकोमीटर। मैंने इसमें पिन लगाई। Amrus 122। हाँ, आप देख रहे हैं 122 है। ये मैंने अभी दिखाई, जबकि फास्टिंग में इनकी शुगर लेवल 250 ऐसा ही कुछ हुआ करता था। अब मैंने कल से इसको थोड़ा ग्लूकोज देना स्टार्ट किया, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे 52 इनकी शुगर लेवल आई थी। तो इसलिए ये रिजल्ट आपके सामने है, 122 है। तो सर ये थी इनकी मॉर्निंग की जो शुगर लेवल फास्टिंग मैंने की। इसमें कोई इंसुलिन नहीं दिया है मैंने, ये खाली सप्लीमेंट ले रही है हाई फाइबर
जिमनिमा और मल्टीविटामिन। और इन्होंने क्या वो एक एलोपैथी की एक टैबलेट ले रही है, रीमो MB500। पहले तो 2 टैबलेट लेती थी ये। अब इंसुलिन तो कल से स्टॉप हो गया है, कल शाम को मैंने नहीं दिया। वो इसलिए कि कल मॉर्निंग में जब मैंने इनका शुगर लेवल में जब मैंने इनकी चेक की तो 52 थी। तो फिर मैंने इसको अवॉइड किया। फिर मैंने आइसक्रीम खिला के इनकी शुगर लेवल को बराबर किया, इसलिए आज रात को मैंने इंसुलिन नहीं दिया था। तो सर वो मैं दिखाना चाहती हूँ अब इनकी HbA1c लेवल जो मैंने 2 महीने पहले की हुई है। सो सर प्लीज़, ये है 9.1 इनकी HbA1c की लेवल है। परवीना नाम है इनका। ये टेस्ट मैंने किया है 16/10/2024। ये 1-2 महीने पुरानी रिपोर्ट है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब मैं नेक्स्ट इनकी HbA1c का टेस्ट करवाऊंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। आई एम श्योर, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगी उन लोगों के लिए कि जो इस पर बिलीव नहीं करते। सो प्लीज़ अपने आप को शुगर से बचाएं और नासिर सर को फॉलो अप करें, नासिर सर को, राहुल सर को, कि वो भी ऐसे सेशन अटेंड करें जिसमें आप भी शुगर से बच सकते हो। ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ये कंट्रोल भी हो सकती है और पूरी तरह से रिकवर भी हो सकती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं डिम्पल शर्मा गुड़गांव से। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर हम पिछले 3 दिनों से नासिर सर से डायबिटीज़ और एक्वालाइफ की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हमने जो ट्रेनिंग ली 3 दिन की, टोटली डायबिटीज़ के ऊपर थी। डायबिटीज़ को मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, बहुत नॉर्मल डिजीज़ समझती थी मैं, लेकिन यहाँ पर मेरी सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई। एक डायबिटीज़ के बारे में मेरा मिथ था कि जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका इंसुलिन लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, या मेडिसिन जो होती है वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। लेकिन नासिर सर ने हमारा ये मिथ भी दूर करा। बॉडी के हर एक पार्ट्स को, हर एक ऑर्गन्स को एक डैमो के ज़रिए एक एक पार्ट को निकाल के हमें उन ऑर्गन्स का क्या काम होता है, किस तरह से वो हमारी बॉडी में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझाई। बहुत डीपली जाकर हमें डायबिटीज़ के बारे में समझाया और ये मिथ भी दूर कर दिया कि हम लोग अपने इंसुलिन या मेडिसिन इनसे हम निजात नहीं पा सकते। अगर हम उनके अकॉर्डिंग बताए हुए चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम बहुत इजीली डायबिटीज़ से पीछा छुड़वा सकते हैं। डायबिटीज़ को एक तरह से दीमक कहा जाता है जो अंदर ही अंदर आपके शरीर को खोखला कर देता है। उस दीमक से हम कैसे लड़ सकते हैं, ये चीज़ें हमें बताई गई। और मेरा मानना है कि ये ट्रेनिंग सभी को लेनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ जो पहले कभी नाम नहीं सुनते थे लोग, पहले नाम नहीं सुना जाता था जल्दी से, आजकल वो हर घर या हर रिश्तेदार में मिलता है। या ये कह सकते हैं कि डायबिटीज़ आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि आप जहाँ भी बैठेंगे आपको 1-2 पेशेंट ज़रूर मिलेंगे डायबिटीज़ के। एटलीस्ट अपने लिए और साथ में उन लोगों को हेल्दी रखने के लिए हमें ये ट्रेनिंग, ये नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। ये नॉलेज बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जिस तरह से हम अपने जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, जिस तरह से हम खान पीन हमारा, और आजकल जितनी भी फर्टिलाइज़र वाली चीज़ें मिल रही हैं, तो आज ना होकर के आने वाले इन फ्यूचर बहुत से लोग डायबिटीज़ पेशेंट और बढ़ जाएंगे, एक बहुत बड़ी तादाद में। और हम ये नहीं कह सकते कि उस तादाद में हमारी गिनती कहाँ पर है। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे और इस ट्रेनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लोग। ये जो लास्ट लेडी को मैंने आपको सुनाया, एक्चुअली आई सर, तो ये जो लास्ट लेडी जो आपने सुनी, की बॉडी के अंदर
जो बॉडी एनर्जी यूज करती है वो कीटोन के जरिए बॉडी यूज करती है एज अ फ्यूल। तो ऑल्सो कीटोन आप जानते होंगे, जहाँ पे एनर्जी का जो सोर्स है वो फैट से लिया जाता है। तो इनकी जो बॉडी है वो फैट का इस्तेमाल करती है एज ए एनर्जी के तौर, है ना। आप सोच सकते हैं कि इनकी बॉडी कहाँ पे जा रही है। सो ठीक है, क्लियर हुआ। ये तो हमने 2-3 आपको दिखाई ऐसे। आ, हमारे टेस्टिमनी जो है तकरीबन 200-250 यूट्यूब पे अवेलेबल है ना। जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रिजल्ट उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कि अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जिनको लगता है ठीक है टैबलेट खा लिया। जो लोग आज टैबलेट पे अपने आप को डायबिटीज लेवल को मैनेज करने में लगे पड़े हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो 10 साल 15 साल पहले ही इस धरती से अलविदा हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है कि सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये रियलिटी सच्चाई है। आप इससे जितना मर्जी मुंह फेर लीजिए। आप जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है ना, उनकी बॉडी के अंदर जो उनकी जो ब्लड वेसल्स होती है, जो खून की जो नसें होती है ना, वो 10 से 15 साल पहले ही बॉडी हो जाती है। इसमें ऐसा कुछ कहानी ही नहीं है। तो 10 से 15 साल पहले बूढ़ी होने के बाद ही इसलिए उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। चाहे तो आपका मोटापा है, चाहे आपका डायबिटीज है, ये नॉर्मल कंडीशन है ऐसी। ठीक है। सो अब इसमें सबसे पहला एक आता है आपका फाइबर। फाइबर सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है फाइबर। सबसे पहला जो सप्लीमेंट है वो स्टार्ट करना है हमें फाइबर। फाइबर आपको हमेशा डिनर से आधे घंटे पहले लेना है। क्लियर हुआ। डिनर से आधे घंटे पहले आपको फाइबर लेना है, वो भी 10 ग्राम फाइबर आपको स्टार्ट करना है डिनर में, डिनर के अंदर। तो होप सो अभी 2 दिन क्लास लेने के बाद हमारे मन में इतना तो कॉन्फिडेंट आ गया होगा कि हम टाइप 2 डायबिटीज को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बस समस्या क्या है, पेट्रोल को कम करना है। पेट्रोल जैसे ही कम हुआ आपकी बॉडी के अंदर, आपका टाइप 2 डायबिटीज मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईओई का फुल फॉर्म है एपिसोड ऑफ ईटिंग। एपिसोड ऑफ ईटिंग, ईओई का मतलब एपिसोड ऑफ, यानी कि दिन में कितनी बार खाना खाना है। ये हम कर डिस्कस करेंगे। तो अभी फाइबर देखते हैं। फाइबर आपको खाना खाने से 2 घंटे पहले, ओ सॉरी, आधे घंटे पहले लेना है 10 ग्राम। डिनर से फाइबर को हमें स्टार्ट करना। आपका जो फाइबर है काम क्या करता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट यूज होता है वो है आपका फाइबर। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो फाइबर, आपको हार्ट से बचाना हो तो फाइबर, आपको लिवर से बचाना हो तो फाइबर, आपको अपना वजन कम करना है तो फाइबर, आपको डायबिटीज कम करना है तो फाइबर। इतना इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है हमारा फाइबर। ये करता है क्या है कि जैसे सपोज करो कि आपने आलू खा लिए या चावल खा लिए तो उसके अंदर पेट्रोल की मात्रा ज्यादा है। तो जब आप फाइबर का कंज्यूम करते हैं तो फाइबर आपके पेट्रोल को ना बांध लेता है, बांध लेता है, और वो आपकी बॉडी के अंदर बहुत स्लो 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 जाने देता है। इसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है ना वो एकदम स्पाइक नहीं करता, वो एकदम नहीं बढ़ता, वो मैनेज रहता है। इस वजह से फाइबर का इस्तेमाल करा जाता है नॉर्मली डाइट के अंदर। जिस भी आप में से जिसके खाने के अंदर भी फाइबर की मात्रा उसके खाने में अगर अच्छी रहेगी तो आपका शुगर लेवल भी अच्छा रहेगा। जी आरिफ सर। सर ये लंच और डिनर दोनों से पहले लेना फाइबर या किसी एक नहीं, पर्टिकुलर मील में लेना अभी है? हम डिनर देख रहे हैं, अभी डिनर देख रहे हैं ओनली डिनर, ठीक है ओके। हम्म। तो भी अभी हम ओनली डिनर देख रहे हैं। तो डिनर से आधे घंटे पहले लेना है, ठीक है शर्मा मैम। तो डायबिटीज पेशेंट के अंदर आप जितना ज्यादा फाइबर को आप इंक्लूड करोगे उतना अच्छा आपका डायबिटीज मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा था कि जैसा भी मुनीष सर ने हमें बताया, मैंने उनको 4 घंटे थेरेपी करता हूँ लेकिन उनका जो शुगर लेवल डाउन हो गया, लेकिन वापस वैसे ही हो जाता है, वो वापस वैसे भी हो जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गई है कि मैं एक्वालाइफ सीख लूँ, मैं शुगर ठीक कर दूंगा, मैं बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं बीसीएम सीख लूँ, मैं ठीक कर दूंगा,
कुछ नहीं होने वाला, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीजन कि आपका एक हेल्थ सेंटर है, ठीक है सर, वंदना मैम, मुनीष सर, आपका एक हेल्थ सेंटर है। आपने उसको 45 मिनट समय में आपने बीसीएम करवाई, 15 मिनट आपने उसको एक्वलाइज करवाई, 10 मिनट आपने उसको हेड केयर करवाया, 1.5 घंटा आपने उसके ऊपर लगा दिया। 1.5 घंटा सुबह सुबह थेरेपी करने के बाद में वो पर्सन गया, घर पे जाने के बाद वो बोलता है थक गया हूँ, चाय और ब्रेड या फिर पकौड़े दे दो। अब एक हाथ में चाय है और एक हाथ में उसके पकौड़े हैं, या फिर ब्रेड है, या फिर जैम है, या फिर कोई कॉर्नफ्लेक्स या फिर पोहा जैसी कोई चीज है। तो आपकी मेहनत तो चली गई पानी में। क्यों? क्योंकि भैया जो आपने पेट्रोल को कम करा, उसने जाके पेट्रोल पंप पे गया और बोला भैया गाड़ी भर दो, और आपने बोला था भैया गाड़ी में पेट्रोल मत भरवाना क्योंकि अभी आपकी गाड़ी ठीक नहीं है। लेकिन आपने उसकी गाड़ी का रिपेयर करने की कोशिश करी, पहले दिन ही आपने गाड़ी छेड़ी थी, रिपेयर करने की कोशिश करी। आपने सख्त मना करा था कि ये आइटम नहीं खाने। वो घर पे गया, उसने फिर पेट्रोल को भर लिया, आपकी मेहनत खराब। अगर इस तरह से मेहनत अगर आप कर रहे हैं, तो आप चाहे महीना, 2 महीना, 6 महीने भी आप लगे रहोगे, तो भी आपको शुगर में रिजल्ट नहीं मिलने वाले, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने बोला चावल कम करने हैं, आलू कम करने हैं, भैया वो आपके सेंटर पे आया, 1.5 घंटे की थेरेपी दी, रास्ते में बारिश होगी, ओहो, होटल में रुका, जलेबी खाने का मन कर रहा है, वो खाते हैं पकौड़े, वो खाते हैं। होता है सुबह सुबह का जो नाश्ता अग्रवाल की दुकान पे मिलता है ना, या बहुत बहुत, दुकानें होती है जो कोने की दुकानें होती है, तो उसमें आलू की सब्जी और वो जो कचौड़ी देते हैं साथ में, है ना, वो खाते हैं। तो भैया उसने जैसे ही 1.5 घंटे की मेहनत करी, पेट्रोल कम करा, 10 मिनट हुए नहीं थे, जाके उसने आलू की सब्जी और कचौड़ी खा ली। क्या फायदा? अगर ऐसे कोई पेशेंट है ना, तो भैया हाथ जोड़ लो और मना कर दो कि भैया हम आपका शुगर नहीं करा, आपको जहां से मन करता है वहां से करवा लीजिए आप। आपको जामुन खाना, करेला खाना है, इंजेक्शन लेने हैं, दवाई खाने हैं, आप जो मर्जी करिए, भैया मेरे पास मत आइए। क्यों? क्योंकि आपका नाम खराब होगा, वो पेशेंट आपकी मार्केटिंग खराब करेगा। जो इंसान खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी किसी बीमारी से बाहर आ ही नहीं सकता। ये एक कड़वी सच्चाई है, इसको मानो या मत मानो, लेकिन रियलिटी सच्चाई यही है। जो इंसान खाने के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो हर बीमारी से जंग जीत सकता है। ऐसा नहीं है कैंसर हो गया है तो हम आपको चाउमीन खिला रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जब आपको लूज मोशन लगते हैं तो हम आपको मसाले वाली जो चीजें हैं वो देते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता जब आपको टाइफाइड होता है तो हम आपको शाही पनीर, शाही भिंडी, है ना, और नॉन वेज चिकन विकन एकदम दबा दबा के खिला रहे हैं, तो उस समय मसाले भी अवॉइड होते हैं, ज्यादा तेल वाला मसाला अवॉइड करा जाता है टाइफाइड के अंदर। तो अगर आपको एक तरफ बीमारी है और एक तरफ हमने बोला है कि आपको ये आइटम नहीं खाना, आप खा रहे हो, तो गलती किसकी है? आपकी है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो ठीक है जी, आप आइए, हम तो थेरेपी करते हैं, हमें तो पैसे से मतलब है, बात खत्म होगी फिर। तो ऐसे लोगों को रिजल्ट नहीं आता और ऐसे लोग ही आपकी नाम खराब करते हैं, तो गलती आपकी नहीं होती, गलती उस पेशेंट की होती है। और सबसे समझदार काम ये करता है कि आपको बताता नहीं है, और यही एक जड़ है एलोपैथी का सबसे ज्यादा बिकने का रीजन। वो बोलता है अरे मैं विजय सर के पास जाऊंगा, विजय सर बोलेंगे सुबह ये नहीं खाना, दोपहर में ये नहीं खाना, दिन में ये नहीं खाना। अरे भाई कौन इतना पिच पिच कच कच करेगा? इससे अच्छा भैया मेडिकल स्टोर पे जाऊंगा, 20 रुपए पत्ता खरीद के लाऊंगा, 15 गोली वाला, 15 दिन चलेगा, खाने खाने से आधे घंटे पहले खाऊंगा, और देखो कैसे शुगर नॉर्मल होता है। बताओ, एक तरफ तो आप इतने किचकिच रहोगे, 1.5 घंटा ये करो, 4,000 रुपये महीने का भरो, है ना, फिर शुगर हो कंट्रोल हो ना हो, है ना, और आप बोले सर ना मुझे मेरा सबसे फेवरेट मेरी ये वाली डिश है, आप बोल रहे हो कि ये छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ना पड़ेगा, पोहा छोड़ना पड़ेगा, आलू छोड़ना पड़ेगा, मैक्रोनी छोड़नी पड़ेगी, पेप्सी छोड़नी पड़ेगी। तो भैया भैया सर मैं आपके सामने हाथ जोड़ो, मेरे से ना हो पाएगा। इससे अच्छा तो भैया हम जाके एक ग्लिमडा का लेंगे 30 रुपए वाला पत्ता, और एक मेटफॉर्मिन का लेंगे 20 वाला पत्ता, 50 रुपए के अंदर
पूरा महीना 100 रुपये खर्च आएगा पूरे महीने का, और मस्त शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे, और जो मर्जी खाएंगे दबा के खाएंगे। बोलो, तो जो मर्जी खाएंगे दबा के खाएंगे। अगर वो गलती से एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हो गए ना, तो जितनी भी जमा पूंजी होती है ना, सब निकल जाती है। अब अब याद आती है विजय सर की, तब आती है वंदना मैम की याद। काश मैंने मुनेश सर की बात मान ली होती, काश मैंने कंट्रोल कर लिया होता, काश मैंने कर लिया होता, तो ये चीजें रुक जाती। कैंसर होने का रीजन क्या है? यही रीजन है, आपकी बॉडी के अंदर वो सेल एक्टिव हो गया है जो कि नहीं होना चाहिए था। और वो क्यों हुआ है? तो जो आप तला भुना, ये जो रेडी पे जो ये बार बार फ्राइड जो चीजें आप खाते हैं ना, उन चीजों के अंदर जो तेल यूज होता है। और अभी तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट है, उस स्टेट ने ये भी कह दिया है कि अगर 3 बार से ज्यादा अगर आप ये तेल को आप इस्तेमाल करोगे, तो इतने लाख रुपए का जुर्माना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजर होता है। मैं कभी नहीं खाता, मुझे बहुत एलर्जी है। अगर मुझे दिख जाए कि बाहर कोई होटल या कोई रेडी पे और उसका सारा खाना खुला पड़ा है, तो भैया मेरी हिम्मत नहीं हो पाती, नहीं खा पाता मैं आपको ये बोलूंगा। तो ये था आपका शुगर। तो इसमें फाइबर का इस्तेमाल सबसे पहले हमें करना है। रात में हमें फाइबर इस्तेमाल करना है। रात में हमें 10 ग्राम फाइबर से स्टार्ट करनी है डायबिटीज के अंदर, 8 टाइम। तो अभी हम डिनर से ही स्टार्ट करेंगे फाइबर को। बाकी जो चीज है वो कल हम कंटिन्यू रखेंगे। कल हम आपका बीसीएम भी स्टार्ट करेंगे। कल डायबिटीज और बीसीएम दोनों को हम कवर करेंगे। कल कल डायबिटीज हम खत्म कर देंगे, और जो बीसीएम मशीन है उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। जी विजय सर। सर नमस्कार सर। सर हमारे जो मैंने मैंने बात किया थी इनसे थोड़ा सा एक बात कर लीजिए, 2 2 मिनट की सर। जी जी, बात कराइए। गुड मॉर्निंग सर। प्रिंस जी, कैसे हैं सर आप? सर बिल्कुल अच्छे हैं, आप लोगों की कृपा रहेगी तो अच्छे रहेंगे सर। हाँ सर, सर जी सर, बताइए सर, क्या सेवा करना चाहिए आप? सर एक्चुअली मेरा अभी मैं जाके चेक करवाया था, तो 3 महीने का जो रूटीन आता है ना, तो उसमें प्री डायबिटीज आया है 5.8। ओहो, बहुत तो बहुत मुबारक हो। आप थोड़ा सा रह गए बस डायबिटीज फ्री होने से। तो सर ये चीज मुझे जानना था कि सर खाने में डेली रूटीन में, जैसे कि इसमें जो चार्ट है, चार्ट में है कि गेहूं भी नहीं हाँ खाना है, राइस भी नहीं खाना है। तो सर अगर सुबह शाम खाना खाना है, ब्रेकफास्ट या डिनर में, लंच में, हाँ तो सर हाँ चावल और राइस खाएंगे नहीं, रोटी खाएंगे नहीं, तो सर क्या खा सकते हैं सर? तो इसमें हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि करेक्ट आखिर करेक्ट, खाएंगे। करेक्ट करेक्ट। और ये सवाल नॉर्मली सबका होता है। और वी हाँ आर सर। इंडियन, तो चावल और गेहूं तो हमारा बेसिक फूड है, इससे तो हम रोक नहीं सकते। तो सर आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए, हाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो HbA1c है वो 5.8 है। तो हाँ सर। अगर हमने इसको 2 पॉइंट और गिरा दिया, तो आप हाँ डायबिटीज सर। फ्री हो जाए। ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ हाँ सर। पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम करेगा, वो काम करेगा आपका अनुशासन। यानी कि सर। अगर आपके मन से ऐसा आ रहा है कि मुझे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी खानी चाहिए, लेकिन आप नहीं खा रहे हो, तो आपने जंग यस सर। जीत ली। लेकिन आपके मन में आया और आपने तुरंत खा लिया, तो आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी कंट्रोल रखना है आपको कुछ टाइम के लिए। दूसरा ओके सवाल सर। जो ओके आपका ये है सर। कि हाँ चावल सर। नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तो खाएंगे क्या? देखिए, यहाँ यस पे सर। आपको करना क्या है अभी फिलहाल के अंदर, प्लान में नहीं, ये रूटीन आप हमेशा बना के रखें कि आप अपने खाने के अंदर जो गेहूं और चावल की जो मात्रा है, अगर आप उसको 100% खाते हैं, तो आप उसको फिफ्टी यस सर। परसेंट कर दीजिए आप। जैसे सपोज ओके सर। ओके। कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं, तो उस 4 रोटी को आप 2 रोटी पे करिए। ठीक है। और जो आप पहले ओके। सब्जी आप 1 कटोरी खाते थे, उस सब्जी को आप बढ़ा दीजिए, आप सब्जी यस। कर दीजिए 2 कटोरी। तो आपको जस्ट उल्टा करना है कि आपको वेजिटेबल्स की जो संख्या है उसको बढ़ानी है, और गेहूं चावल की जो यस सर। संख्या है उसको कम करनी है, क्योंकि इनके अंदर ओके सर। ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप इनको ऐसे ही यूज करोगे, तो शुगर कंट्रोल करने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो अब आपको 50% से ज्यादा आपको गेहूं चावल कम कर देना है, और ओके सर। वेजिटेबल्स की जो संख्या है, सब्जी की जो मात्रा है, वो आप ज्यादा कर देनी है। दूसरा, आप जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स हो, जितना ज्यादा कच्ची सब्जी आप खा सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट है,
आप उसको ज्यादा खाइए। दूसरा, जैसे मॉर्निंग में जो आपकी चाय है, ब्रेड है, जो मैंने लिस्ट विजय सर को दी है, उस लिस्ट में जो भी आइटम यस रेड सर। के अंदर है, उन खाने को पूरी तरह से आप अवॉइड कर दीजिए। और ऐसा और एक ये सप्लीमेंट आपको देंगे फाइबर, उस सप्लीमेंट को आप लीजिए फाइबर को, और रात में डिनर में आप उसको लेना स्टार्ट करिए। सुबह सुबह मेथी दाना अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मार्केट में चिया सीड या फ्लैट सीड्स आते हैं, वो भी आप खाना स्टार्ट यस करें, सर। तो इससे आपका जो शुगर है वो एकदम एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। और आप इससे 3 महीने के बाद जब आप HbA1c कराएंगे, तो आपका जो शुगर लेवल है यस सर। 5.7 से ही नीचे मिलेगा। सर लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि सर हाँ, दूध पी सकते हैं या और कितना टालना चाहिए रोज सर? दूध अगर आपने अभी स्टार्टिंग करी है, दूध अगर आप पहले से पीते नहीं आ रहे हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग करे ठीक है। हैं, तो दूध आप ना स्टार्ट करें तो अच्छा है आपके लिए। वैसे भी 12 ओके से 15 साल तक की उम्र तक ही दूध हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें मोस्टली कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम के लिए आप कोई और सोर्स आप ले सकते हैं, जैसे कि आवाकाडो जो फ्रूट्स है वो बहुत अच्छा होता है, थोड़ा महंगा है, कॉस्टली है। या फिर मेडिकल स्टोर पे जाके आप बोले कि कैल्शियम का पत्ता आता है ना, 50-60 रुपये पत्ता आता है, सिप्ला कंपनी का बहुत अच्छा होता है, वो आप ले सकते हैं। तो वहां से आपको जो कैल्शियम है वो मिल जाएगा। जरूरी नहीं है आपके आपके शुगर आपके दूध के अंदर शुगर की मात्रा ज्यादा होती है। तो अगर आपने न्यू न्यू दूध पीना स्टार्ट करा यस है सर। तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। बट अगर आप पहले से पीते आ रहे हैं 10 साल 15 साल से, तो फिर आप यस उसे सर। कंटिन्यू रख सकते हैं, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। थैंक जी, यू सर। कोई और सवाल आपका? थैंक यू सर। बहुत ओके जी। बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी आ, कल हम सेम टाइम पे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी।